अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं दी न्यूज़ रूम। मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी। मैं हूं जवेरिया जैद। नाज़रीन, जैसे ही अगस्त के महीने का आगाज़ हुआ था तो न्यूज़ रूम में हमने आपको बताया था कि सियासी एतबार से ये महीना बहुत अहमियत का हामिल है और हर गुजरते दिन के साथ इसकी अहमियत में मज़ीद इजाफा हो रहा है। आज की बड़ी और अहम खबर सुप्रीम कोर्ट से आई। 15 अप्रैल 2023 को एक बिल कौमी असम्बली से पास हुआ, फिर सेनेट ने इसे पास किया और 26 मई को सदर मुमलिकत के दस्तखत से ये बिल कानून बन गया। आज सुप्रीम कोर्ट ने इस एक्ट सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट को कलअदम करार दे दिया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने यह फैसला सुनाया। अदालती फैसले में कहा गया कि एक्ट कलअदम करार देने से सियासी मंजरनामे पे क्या हलचल मचेगी, इस पर हम तफसीली बात करेंगे और इस एक्ट के बारे में भी बात करेंगे कि एक्ट था क्या। ये भी बताएंगे आपको कि मुतासरीन जो हैं, 2 सियासी मुतासरीन हैं इस एक्ट के, उनके पास क्या ऑप्शंस बचे हैं, इस पर भी गौर होगा। जबकि निगरान हुकूमत का क़याम इस वक्त एक चैलेंज है और इस मामले पर आज एक बार फिर वज़ीर आज़म इत्तेहादियों से मुशावरत कर रहे हैं और फिर अपोजिशन लीडर के साथ उनकी मुलाकात भी होगी। जबकि तगड़े उम्मीदवार जनाब सादिक संजरानी कल वज़ीर आज़म से मिले, आज अपोजिशन लीडर से भी उनकी मुलाकात हुई है। तो नुक्ते मिलाए जाएँ, डॉट्स कनेक्ट किए जाएँ तो कहानी समझ में आ जाती है। अगर नहीं आती तो इसी प्रोग्राम में सुप्रीम कोर्ट के मामलात के बाद आपको ये मामला भी समझाएंगे कि आखिर पक क्या रहा है और फिर इस हंगामा खेज़ मामले पर इस मानी खेज़ खामोशी का क्या मतलब है, इस पर भी हम बात करेंगे। आज एक डायरी भी जारी हुई है जिससे ये पता चलता है कि कैसे एक घरेलू खातून मुल्क की सियासत में मरकजी किरदार अदा कर रही थी और खाविंद कितना ताबेदार था। जी हाँ, इतना ताबेदार था कि हर काम मुकर्ररा वक्त पर ऐन हुक्म के मुताबिक करता। ये क्या मामला है, इस पे भी गौर करेंगे और इस डायरी से आसानी होगी या तंगी, ये भी समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले शाराए दस्तूर पर कायम मेज़ान की अलामत सुप्रीम की एक और फैसला जो गैर सियासी है लेकिन मुल्की सियासत पर इसके गहरे असरात हैं। गैर सियासी ऐसे अच्छा, इन्वर्टेड कॉमास में गैर सियासी है। लेकिन बहरहाल सुप्रीम कोर्ट रिव्यू एंड जजमेंट एक्ट आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कलअदम करार दे दिया है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने फैसला सुनाया। अदालती फैसले में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट आइन से मुतसादिम है। सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट कलअदम करार दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट रिव्यू एक्ट पार्लियामेंट की कानून साजी के इख्तियार से तजावुज भी करार दिया गया। सुप्रीम कोर्ट रिव्यू एक्ट की कोई कानूनी हैसियत नहीं। पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट के दायरा इख्तियार से मुताल्लिक कानून साजी नहीं कर सकती। तयशुदा उसूल है कि सादा कानून आइन में तब्दीली या इजाफा नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट रूल्स में तब्दीली अदलिया की आज़ादी के मनाफी है। रिव्यू ऑफ जजमेंट एक्ट के खिलाफ दायर दरख्वास्तें मंजूर हुई। 87 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जारी हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने 6 समातें करने के बाद 19 जून को फैसला महफूज किया था और ये फैसला आज सुना दिया गया है। यकीनी तौर पर इस पर 6 समातें हुई। 19 जून को यह फैसला महफूज हुआ, लेकिन जो कौमी असम्बली है उसकी तहलील के बाद इस फैसले का जारी होना या सुनाया जाना भी एक अलामत है, एक इसके भी मानी है। इस पर भी हम आगे चल के बात करेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट रिव्यू एंड जजमेंट केस में जस्टिस मुनीब अख्तर ने एक इजाफी नोट लिखा। उन्होंने लिखा कि अपील और नजरसानी मुख्तलिफ चीज़ें हैं। पार्लियामान का कानून साजी और सुप्रीम कोर्ट के रूल्स बनाने के इख्तियारात के बराबर हैं। पार्लियामान की सादा कानून साजी से सुप्रीम कोर्ट रूल्स को गैर मौसर नहीं किया जा सकता। क्या पार्लियामान की तरफ से हिदायत की जा सकती है कि नजरसानी को ही अपील समझा जाए? अदालत में पहले से तय हो चुका मामला दोबारा नहीं उठाया जा सकता। नजरसानी का दायरा इख्तियार इसी उसूल के साथ जुड़ा है। तो ये इजाफी नोट जो कि जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से जारी किया गया, इसकी तफसीलात भी आपने जान ली। आज रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर एक्ट जो है इसको कलअदम करार दे दिया गया है और इसके बाद जो मुल्क की सियासी सूरत हाल है और जो सियासी मंजरनामा है उस पर क्या असरात होंगे, वो मुकदमात जो कि हमें लग रहा था कि दोबारा से ज़ेर गौर आएंगे, आगे चल के हम बताएंगे कि ये ऑप्शन गया तो दूसरा ऑप्शन क्या है। लेकिन अभी बताते हैं आपको कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इत्तेहादियों और कानूनी टीम से मुशावरत का फैसला कर लिया है। इत्तेहादी और PDM जमातों का अहम इजलास आज रात तलब किया गया है। शहबाज शरीफ इत्तेहादियों के एजाज़ में इशाइया भी देंगे, जिसमें आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो, मौलाना फजलुर रहमान, खालिद मकबूल सिद्दीकी, साजिद मीर और दीगर रहनुमाओं को मदऊ किया गया है। मौलाना फजलुर रहमान भी वज़ीर आज़म से मिलेंगे। इत्तेहादियों से निगरान वज़ीर आज़म के हवाले से मुशावरत होगी। तो सियासी मंजरनामे पे ये सवाल भी जू का तू है कि निगरान वज़ीर आज़म कौन होगा, इस हवाले से भी बात होगी।
اور اس کے ساتھ ساتھ اب اتحادیوں سے اب ملاقات ہو رہی ہے. وزیر اعظم شہباز شریف وہ ضمنی ہو جائے گا کیونکہ اب پارلیمنٹ جو قومی اسمبلی ہے وہ تو موجود نہیں ہے, ورنہ پہلے قومی اسمبلی کے فلور سے جواب دیا جاتا تھا اپنے پڑوسی کو یعنی کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو. اب آج کے اس اجلاس کے بعد کوئی پریس کانفرنس یا پریس ریلیز یا اعلامیہ کی صورت جو ہے مخاطب کیا جائے گا, لیکن یہ جو ریویو آف ججمنٹس ایکٹ ہے اس سے 2 لوگوں کا فائدہ ہونا تھا, بڑے پر امید تھے, ستمبر میں واپسی کی ٹکٹس بھی شاید کروا لی تھی, لیکن ان لوگوں کے پاس اب کیا بچا ہے, ان کے آپشنز کیا ہیں, کیا ان کا اسمبلی میں واپسی کا راستہ پھر سے بند ہو گیا, ذرا اس کا جائزہ لے لیتے ہیں. ریویو آف ججمنٹ ایکٹ سے سابق وزیر اعظم نواز شریف اور استحکام پاکستان پارٹی کے سربراہ جہانگیر خان ترین کو بہت بڑا ریلیف ملا تھا. اس قانون کے بعد نواز شریف اور جہانگیر ترین نااہلی کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کر سکتے تھے. اس قانون کے تحت آرٹیکل 184(3) کے تحت دیے گئے فیصلوں کے خلاف اپیل کا حق ملا تھا, لیکن آج یہ قانون ہی کالعدم قرار دے دیا گیا ہے. تو اب ایک بڑا سوالیہ نشان لگ چکا ہے. اس سے پہلے ہمیں لگ رہا تھا کہ نواز شریف صاحب کی واپسی بھی متوقع ہو سکتی ہے اور اس کے بعد قانونی راستہ اپنایا جائے گا, لیکن آج کا جو فیصلہ سامنے آیا ہے وہ جو ہے وہ اب اس واپسی کو متنازع بنا رہا ہے. لیکن یہ ایکٹ کیا تھا, واپسی کا مسئلہ ہے بالکل ایسے, لیکن یہ ایکٹ کیا تھا اس کے حوالے سے ہم آپ کو بتاتے ہیں. یہ بل 26 مئی کو صدر مملکت عارف الوی کے دستخط کے بعد 2023 قانون بن گیا تھا. بل 14 اپریل کو قومی اسمبلی سے منظوری کے بعد 5 مئی کو سینٹ سے بھی منظور کیا گیا. بل کے بعد آرٹیکل 184(3) کے تحت دیے گئے فیصلوں پر نظر ثانی درخواست دائر کرنے کا حق تھا. نظر ثانی اپیل کی سماعت فیصلہ دینے والے بینچ سے بڑے بینچ نے کرنی تھی. سپریم کورٹ ریویو آف ججمنٹ اینڈ آرڈر ایکٹ کی 7 شقیں ہیں. شق 1 کے تحت ایکٹ سپریم کورٹ ریویو آف ججمنٹ اینڈ آرڈر ایکٹ 2023 کہلائے گا. شق 2 کے تحت سپریم کورٹ کا دائرہ اختیار مفاد عامہ کے مقدمات کی نظر ثانی کے لیے بڑھایا گیا. شق 3 کے تحت ہی, بلکہ ابھی شق 2 کی ہی بات کرتے ہیں جس کے تحت مفاد عامہ کے طور پر اس کو سنایا جائے گا. شق 3 کے مطابق نظر ثانی کی سماعت پر بینچ میں ججز کی تعداد مرکزی کیس سے زیادہ ہوگی. شق 4 کے مطابق نظر ثانی میں متاثرہ فریق سپریم کورٹ کا کوئی بھی وکیل کر سکے گا. شق 5 کی بات کی جائے تو اس کے تحت ایکٹ کا اطلاق آرٹیکل 184(3) کے پچھلے تمام مقدمات پر ہوگا. شق 5 کے ہی مطابق متاثرہ فریق ایکٹ کے اطلاق کے 60 دنوں میں اپیل دائر کر سکے گا. شق 7 کے مطابق ایکٹ کا اطلاق ملتے جلتے قانون, ضابطے یا عدالتی نظیر کے باوجود ہر صورت ہوگا. تو یہ انتہائی اہم نوعیت کا معاملہ, اس میں حکومت نے کیا قانون سازی کی تھی, یقینی طور پر اس کو جو ہے وہ آپ نے سمجھ لیا ہے. اس میں 7 شقیں تھیں, انہیں پروپوز کیا گیا تھا, لیکن صورتحال رہی کیا, سپریم کورٹ نے اسے کالعدم قرار دے دیا. اب وہ جو آپشن ہے جس کی میں بار بار بات کر رہا ہوں کہ ایک راستہ بند ہوا ہے تو دوسرا دروازہ کھلا چھوڑا گیا تھا, وہ کیا ہے؟ ملکی سیاست پر جو صورتحال ہے وہ ایک بار پھر سپریم کورٹ کے فیصلوں کی گونج میں ہے. 15 اپریل 2023 کو قومی اسمبلی سے پاس ہونے والے اس بل کو سینٹ نے پاس کیا اور پھر 26 مئی کو صدر مملکت کے دستخط سے یہ بل قانون بن گیا. اس قانون سازی کے ذریعے از خود نوٹس پر اپیل کا حق دیا گیا, کیونکہ اس سے قبل آرٹیکل 184(3) کے تحت ہونے والے فیصلوں کو چیلنج تک نہیں کیا جا سکتا تھا, اور اس صورت میں متاثرہ فریق کے پاس واحد راستہ نظر ثانی کا ہوتا تھا. یعنی جو جج پہلے اس معاملے پر آپ کے خلاف فیصلہ دے چکے ہوتے ہیں وہی اس معاملے کو دوبارہ سنتے ہیں. ایک اہم تبدیلی یہ بھی کی گئی کہ نظر ثانی کی اپیل پچھلے بینچ سے بڑا بینچ سنے گا, یعنی 3 رکنی بینچ کے فیصلے کے خلاف اپیل پر 3 سے زیادہ ارکان پر مشتمل بینچ بنے گا. اور یوں قیاس کیا جاتا رہا کہ نواز شریف اور جہانگیر ترین جنہیں سپریم کورٹ نے تا حیات نااہل قرار دیا تھا, وہ اس معاملے کی منظوری کے فوراً بعد قانون میں کی گئی ترمیم کے تحت 60 دن کے اندر اپنی اپیل سپریم کورٹ میں دائر کریں گے. لیکن اس معاملے کو سپریم کورٹ لے جایا گیا اور آج اس قانون کو آئین سے متصادم قرار دے دیا گیا. سپریم کورٹ ریویو اینڈ ججمنٹ کا معاملہ دلچسپ اس لیے بھی ہے کہ یہ فیصلہ قومی اسمبلی تحلیل ہونے کے بعد جاری کیا گیا, جبکہ خود سپریم کورٹ کے معاملات چلانے سے متعلق جو پریکٹس اینڈ پروسیجر بل ہے وہ فیصلے کا منتظر ہے, جس پر 2 سینئر ترین ججز یعنی نامزد چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس سردار طارق مسعود نے بھی سیویلینز کے خلاف بنائے گئے 8 رکنی بینچ پر اعتراض اٹھاتے ہوئے کیس سننے سے معذرت کر دی تھی. لیکن تاحال بینچز کی تشکیل اور سپریم کورٹ کے معاملات چلانے کا یہ قانون سپریم کورٹ کی طرف سے منظوری یا منسوخی کا منتظر ہے, جبکہ سیاسی کیسز کے فیصلوں کا جاری کیا جانا معاملات کو مزید الجھاتا ہے. سپریم کورٹ سے ریویو اینڈ ججمنٹ ایکٹ کا کالعدم قرار پانا جہاں مسلم لیگ نون کے قائد کے سیاسی مستقبل پر سوالات کو جنم دیتا ہے, وہیں الیکشن ایکٹ 2017 میں کی گئی ترامیم میں نااہلی کی مدت کا تعین
ایک ریلیف فراہم کرتا ہے. لیکن یہ سوال اب بھی برقرار ہے کہ آئینی ترمیم نہ ہونے اور سپریم کورٹ کے 21 فروری 2018 کی 3 رکنی بینچ کے ذریعے ہونے والی 62-63 کی تشریح کے بعد الیکشن ایکٹ میں کی گئی حالیہ ترامیم پر عمل درآمد کیسے ممکن ہے؟ اس قانونی نکتے پر مختلف رائے پائی جاتی ہیں اور دبے لفظوں میں اس خدشے کا بھی اظہار کیا جا رہا ہے کہ کہیں اس ترمیم کہ جس کے ذریعے سزا کا تعین نہ ہونے پر سزا از خود 5 سال تک محدود ہو جائے گی، وہ بھی آرٹیکل 184(3) کے اختیار کے ذریعے کہیں ختم تو نہیں کر دی جائے گی. تو 184(3) کا جو معاملہ ہے وہ بڑا دلچسپ ہے. 184(3) کے تحت آپ کسی بھی معاملے کو ٹیک اپ کریں اور پرانے معاملات کو اڑا کر رکھ دیں. بالکل ایسے یہ ہی ہے عبید، قصہ مختصر. آپ نے بہت مختصر اور ہمیں جامع صورتحال بتا دی کہ کیا کیا آپشنز تھیں جو کہ ختم ہوئی ہیں، لیکن دوسری آپشنز کون سی ہیں جو کہ اب زیر غور آ سکتی ہیں. سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی اگر ہم بات کریں تو وہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے ریویو اینڈ ججمنٹ ایکٹس کالعدم قرار دینے کے فیصلے سے کوئی پریشانی نہیں ہے. مسلم لیگ نون اس حوالے سے اپنی سیاسی اور قانونی حکمت عملی طے کرے گی. قانونی ماہرین سے اس معاملے پر مشاورت کریں گے. میاں نواز شریف کی واپسی کے حوالے سے جو بھی فیصلہ ہوگا پارٹی باہمی مشاورت سے ہی کرے گی. تو مسلم لیگ نون کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ہمیں کوئی مشکلات نہیں ہے، ہماری جو قانونی ٹیم ہے اس سے ہم بات چیت کریں گے اور اس کے بعد جو فیصلہ ہے سابق وزیر اعظم نواز شریف کی واپسی سے متعلق وہ فیصلہ جو ہے وہ مشاورت سے ہی ہوگا. سابق وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے عدالتی فیصلے پر رد عمل دیا ہے اور کہا ہے کہ فیصلے کا نواز شریف کے کیس پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا. الیکشن ایکٹ میں ترمیم کے بعد نااہلی 5 سال سے زیادہ نہیں ہو سکتی. آئین میں واضح ہے کہ اداروں نے کیسے چلنا ہے. تاثر جاتا ہے کہ پارلیمان کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھایا گیا. پارلیمان کے اختیار میں بار بار مداخلت اچھی روایت نہیں ہے. اس مداخلت سے ادارے کمزور ہوں گے. قانون بار کونسلز اور بار ایسوسی ایشنز کا پرانا مطالبہ تھا. سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد نظر ثانی کی درخواست دی جا سکتی ہے. تو اعظم نذیر تارڑ کی جانب سے بھی ریمارک سامنے آئے ہیں اور ہم نے دیکھا کہ آج جب سپریم کورٹ کی جانب سے یہ فیصلہ آیا تو مختلف سیاسی شخصیات کی جانب سے اس حوالے سے اپنے رد عمل بھی دیے گئے ہیں. یقینی طور پر رد عمل میں ایک اور رد عمل بھی شامل کر لیتے ہیں. جناب خواجہ سعد رفیق صاحب کا انہوں نے ٹویٹ کیا کہ قانون سازی پارلیمان کا اختیار ہے، پارلیمنٹ میں مداخلت ناقابل قبول، جو بینچ فیصلہ کرے وہی ریویو سنے کا اصول انصاف کے تقاضوں کے منافی ہے. بینچز کی تشکیل کے لیے فرد واحد کے اختیار نے عدل کو بارہا پامال کیا. فیصلے کا ریویو آئندہ پارلیمنٹ میں ہوگا. تو ایک مرتبہ پھر اس معاملے کو فلور آف دی ہاؤس پر لے جانے کی سیاستدان بات کر رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ اس بات کا بھی سوال کر رہے ہیں، اس طرف بھی اشارہ کر رہے ہیں کہ جناب ہمارے معاملات کو لے کر آپ نے جو صورتحال ہے اس کو اسٹرائک ڈاؤن کر دیا ہے، لیکن اپنے معاملات سے متعلق پریکٹس اینڈ پروسیجر بل جو ہے اس پر آپ فیصلہ کرنے کے لیے ابھی تک تیار نہیں ہیں. یقینی طور پر یہ سوال جائز ہے. معاملات کیا ہیں؟ ماہر قانون گوہر خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، جانتے ہیں. گوہر صاحب، یقینی طور پر یہ تو ایک بڑا بنیادی سا سوال ہے، بڑا نیچرل سا سوال ہے کہ معاملات کو چلانے کے لیے پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کو جو ہے آپ نے روک دیا گیا، اس پر عمل درآمد روک دیا. اپنے معاملات سے متعلق آپ اس بل کو ایگزیکیوٹ نہیں ہونے دے رہے، لیکن دوسرے جو معاملات ہیں اس میں آپ پھر مداخلت کرتے نظر آ رہے ہیں. حکومتی جو سابقہ حکومت کے جو یہ وزیر ہیں ان کے موقف کی آپ کس حد تک سمجھتے ہیں کہ تائید ہو سکتی ہے؟ نہیں، میں یہ سمجھتا ہوں ایسا ہرگز نہیں ہے. سپریم کورٹ جو بھی پارلیمان کے پاس اختیار ہے، پارلیمان جیسے چاہے قانون سازی کرے، لیکن آئین کا ایک تقاضا ہے کہ جب بھی پارلیمان آئین سازی کرے یہ سپریم کورٹ کی ہی ثوابدید ہے کہ اس کو دیکھے کیا وہ آئین سے مطابقت رکھتا ہے یا نہیں. سپریم کورٹ نے تو ان کو ٹائم دے دیا تھا اور پارلیمان کو یہ ڈائریکٹ کر دیا تھا اور اٹارنی جنرل صاحب نے ایک ریکویسٹ کر لی. مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے یہ سن کر کے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب اسمبلی کی مدت ختم ہو گئی تو اس کے بعد ایسا ڈیسیجن آ گیا. سپریم کورٹ سے انہوں نے ریکویسٹ کر دی تھی جو پہلا تھا پریکٹس اینڈ پروسیجر والا کہ اس میں سکم ہے، لہذا ہمیں ٹائم دیا جائے اور اس سکم کو دور کرنے کے لیے. اور پھر جب لا آیا اس وقت بھی اٹارنی جنرل صاحب کا یہ کہنا تھا کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ دونوں لا میں دوبارہ قانون سازی کرے. وہ انہوں نے نہیں کیا. جو سپریم کورٹ کے سامنے اس وقت جو ریویو والی ججمنٹ ہے وہ تو سپریم کورٹ نے ان 2 گراؤنڈ پہ مینلی کر دیا کہ اگر آپ نے ریویو کو برابر کر دینا اپیل کے حد پہ تو آپ نے آرٹیکل 185 میں اور 188 میں ترمیم کرنا تھا آئین میں، نہ کہ لا کے تھرو آپ آ سکتے. تو اس کی ریزن یہی ہے کہ جو پارلیمان کے پاس اختیار ہے قانون سازی کا، اس کے مطابق جہاں پارلیمان کے اسی اختیار پر ہم ذرا عرفان قادر صاحب کو بھی شامل گفتگو کر لیتے ہیں. گوہر صاحب، عرفان قادر صاحب، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. آپ گوہر صاحب کی گفتگو سن رہے ہیں. یقینی طور پر آپ نہیں سمجھتے کہ سپریم کورٹ نے بھی اس طرف اشارہ کیا کہ آئینی ترمیم کی صورت اس معاملے کو ایگزیکیوٹ ہونا چاہیے تھا؟ گوہر صاحب بھی یہی بات کر رہے ہیں
आईनी तरमीम के बजाय सादा कानून साजी से आपके जो इक़दामात थे उन्हें नुकसान नहीं हुआ कादिर साहब? इसमें किसी आईनी तरमीम की जरूरत नहीं है। ये खुद ही सुप्रीम कोर्ट जो है सब कुछ बना हुआ था, वो फैसले करता था 184(3) के नीचे हुकूमतें गिरा देते थे ये, और वहाँ पे ना अपील थी, रिव्यू जो था वही जजेस सुनते थे, वो बिल्कुल बेमानी था रिव्यू, और फिर वो लेके तो बैठे रहते थे वहाँ पे। ये इन्होंने बड़ा अच्छा किया कि एक कानून बनाया, और इसमें वो जो एक कॉन्सेप्ट है फेयर ट्रायल का वो भी इन अ वे इंट्रोड्यूस किया, और इस कानून में कोई एक शिक नहीं थी ऐसी जो कि खिलाफ आईन हो, और कोई ऐसा मामला नहीं था जो कि फंडामेंटल राइट्स का कोई इशू ऐसा आया हो जो कि पाकिस्तान के लोगों को कंसर्न करता हो। खुद ही वायलेट करके सारा लॉ, एक एग्जिस्टिंग लॉ को वायलेट करके अपनी मर्जी का बेंच बनाया। ये वो 3 जजेस हैं जिनके बारे में सारे पाकिस्तान में कहा गया कि ये हम ख्याल जजेस हैं, और उसके बाद वो जो लॉ था जहाँ पे कि चीफ जस्टिस ने शराकत के साथ 2 सीनियर जजेस के साथ मिलकर बेंचेस बनाने थे, उसको भी बालाए ताक रख के वो पहले मामला आया था, जानबूझ के उसको लटकाया, उसको सुना कोई नहीं, उसको रख छोड़ा सस्पेंड करके, और यहाँ पे इस मामले को टेकअप कर लिया और सारा ऊपर नीचे करने की कोशिश की है। ये इतनी सीरियस चीज इन्होंने की है कि न सिर्फ इन्होंने एक एग्जिस्टिंग लॉ को वायलेट किया है बेंच बनाने में, बल्कि ये जो स्ट्राइक डाउन करने की कोशिश की है ये भी खिलाफ आईन है, खिलाफ कानून है, और ये तमाम चीजें जो है ये एक किस्म का एक एटीट्यूड जो है इरफान कादिर साहब इसमें इन्होंने सुन ले जरा, सुन ले, इस एटीट्यूड से इन्होंने आइन को भी बालाए ताक रख दिया, एक साइड पे रख दिया, और कानून को भी उठा के बाहर कर दिया, और अपने सीनियर जजेस जो हैं दूसरे वो कह चुके हैं एक पिछले केस में कि जब चीफ जस्टिस अपनी मर्जी से बेंच बनाएगा और बाकी 2 जजेस को उनके इश्तराक नहीं होगा, तो इस तरह की ये जो बेंच फॉर्मेशन है ये इलीगल है। ये मिलिट्री कोर्ट के केस में सीनियर जजेस जो थे वो ये कह के उठ गए सिविलियंस के मामले में उन्होंने ये कहा था कि जब तक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस में ये बेंच उन्होंने अपनी मर्जी का बनाया है इलीगल, उस फैसले की हैसियत क्या होगी? इसकी कोई हैसियत नहीं है इस फैसले। आपकी इस बात को मैं जरा गौर साहब की तरफ लेकर जाना चाहूंगा। गौर साहब, जिस तरफ इरफान कादिर साहब इशारा कर रहे हैं प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का मामला, उस पर अमल दरामद रुका हुआ है, जब तक उस पर फैसला नहीं हुआ तो उसकी मौजूदगी में फिर ये जो जजमेंट एक्ट था ये फिर खिलाफ आइन ही तस्वुर किया जाए। हालांकि पहले वो मामला है, उस पर फैसला आना चाहिए था नेचुरली, लेकिन क्योंकि अमल दरामद रुका हुआ है तो इस पर होने वाले फैसले को इरफान कादिर साहब कह रहे हैं मावरा आइन है। कैसे? देखिए, ये मौजूदा हुकूमत जो है ना ये हॉट एंड कोल्ड एट द सेम टाइम फ्लो कर रही है। ये तो अटॉर्नी जनरल साहब से पूछे, उनको ऑनलाइन ले ले, अभी उनको ले लें कि जब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का बिल आया और उस पर बहस हो रही थी और सुप्रीम कोर्ट फैसला करने जा रही थी, क्या आपने गवर्नमेंट के बिहाफ से ये रिक्वेस्ट नहीं की कि हमें टाइम दे दीजिएगा? ये तो इनकी वजह से रुका हुआ है। वो तो सुप्रीम कोर्ट आपको कब की डिसीजन कर चुकी होती। ये जो अभी ये रिव्यू वाले जजमेंट जो आज सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिए, ये तो बाद का आया हुआ कानून था। सबसे पहले तो वो आया हुआ था, और वो तो जिस वक्त आया उसके बाद अटॉर्नी जनरल ने कोर्ट के अंदर कंसीड कर लिया था कि ये उस कानून में सुकम है, और सुकम को खत्म करने के लिए उन्होंने वक्त मांगा। सुप्रीम कोर्ट ने ये तो नहीं कहा था उनको कि हम डिसीजन को रिजर्व कर बैठे हैं। तो ये वो प्रैक्टिस जिसमें सुप्रीम कोर्ट एक मरतबा लार्जर बेंच बैठ गया और लार्जर बेंच ने फैसला कर लिया कि ये प्रोसीजर हमने लॉ को सस्पेंड कर लिया, और उस लॉ में एज फार एज दिस केस इज कंसर्न उसमें होता ही क्या, उसमें मैक्सिमम तो ये था कि 3 मेंबर बेंच जो जजेस की कमेटी होगी, 3 सीनियर जजेस की, वो कंस्टिट्यूट करेंगे आर्टिकल 184 के लिए। ये जब केस आ रहा था और सुप्रीम कोर्ट इस केस को सुन रहा था, वो तो एक रिव्यू केस पिटीशन सुप्रीम कोर्ट सुन रहा था इलेक्शन से रिलेटेड। वो इलेक्शन से रिलेटेड ये रिव्यू का लॉ आ गया और अटॉर्नी जनरल साहब ने फरमाया कि नया लॉ है। सुप्रीम कोर्ट ने फिर उसको देखा कि पहले तौर पर मैं जरा आबिद जुबैरी साहब को भी शामिल गुफ्तगू कर लेता हूँ, आप दोनों मौजूद मेहमानों की इजाजत से। आबिद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये जो आईनी तरमीम का मामला, इरफान कादिर साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर हैं, उनकी राय ये इसमें आईनी तरमीम की ज़रूरत नहीं है। इस मामले को लेकर आप क्या समझते हैं कि इसमें आईनी तरमीम की ज़रूरत थी, या सादा कानून साजी से ये मामला इतना सादा था कि हल हो जाता? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं तो पिछले प्रोग्राम्स में भी क्लियर कह चुका हूँ, मैंने बड़ी बाअदब तौर पे इरफान कादिर बड़े भाई हैं, उनसे मैंने बड़े अदब के साथ थोड़ी इख्तिलाफ राय किया। मेरे ख्याल से मैं हमेशा से ही कहता हूँ कि जी ये जो लॉ जिसमें अपील अगर आपको देनी है, और ये हमारी हमेशा बार्स की डिमांड भी रही है कि 184(3) जो आपका जो जुरिस्डिक्शन है सुप्रीम कोर्ट की, उसमें अपील प्रोवाइडेड है। लेकिन एज कॉन्स्टिट्यूशन का जो जजमेंट इसलिए से मैं समझता हूँ जो आज आई है वो सही है,
کیونکہ دیکھیے آپ آئینی ترمیم کی طرح آئینی ترمیم سے تو آپ اپیل کا حق دے سکتے ہیں، لیکن ایک ریویو کو جو آرٹیکل 188 میں اس کو لیجسلیشن سے آپ اپیل میں کنورٹ نہیں کر سکتے، اور یہی بات سپریم کورٹ نے کہی، یہی بات ہم لوگ شروع سے کہہ رہے تھے کہ جی آپ کو آئینی ترمیم کے تحت اس میں امینڈمنٹس کرنی چاہیے، نہ کہ اس قانون کے تحت ایک پارلیمنٹ کا، اور یہی انہوں نے سپریم کورٹ نے یہی بات کہی ہے کہ جی آپ آئینی ترمیم سے کر سکتے ہیں، آپ اس کے تحت آرٹیکل 188 جو ریویو کی جورسڈکشن ہے اس میں اپیل میں کنورٹ نہیں کر سکتے، اور پھر ان سارے آرڈرز کو جو پتہ نہیں کس کب سے ہوئے ہیں 1947 اب 73 کا قانون آئین سے لے 1973 سے جو بھی آرڈر ہوا ہے 184(3) میں اس کی اپیل آپ کر سکتے ہیں ود ان 60 days، جو ریویو کا اپیل کنسیڈر کیا جائے گا۔ یہ ساری چیزیں سپریم کورٹ میں اس میں ڈائلیٹ کر دیا کہ اس طرح سے دیکھیے جو مین ایشو تھا کہ آپ کے پاس پاور ہے انڈر انٹری نمبر 55 ٹو انلارج دی پاور آف دی سپریم کورٹ، انہوں نے ہولڈ کیا ہے اس ججمنٹ میں، اور ہم بھی اس بات سے متفق ہیں، اور یہ بات ہم نے بھی کہی تھی اس وقت جب یہ قانون آیا تھا کہ یہ انلارجمنٹ نہیں ہے، یہ بیسکلی ٹرانسفارمیشن آف دی جورسڈکشن آف دی سپریم کورٹ ہو رہی ہے جو ایک آئینی ترمیم کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ یہ دیکھیے بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ تھا کہ دیکھیے جو آپ ریویو کے اسکوپ کو بڑھا نہیں سکتے، اس پہ جورسپروڈنس ہے 1962 کا ایک بڑا مشہور کیس ہے اس سے، لیکن وہ پہلی دفعہ ریویو جورسڈکشن جو تھی 1956 کے آئین میں دی گئی تھی، اور پھر 62 کے آئین میں اسے کنٹینیو کیا، اور 73 میں اس کو آرٹیکل 188 کے تحت دیا گیا، تو اس پہ جو سارا جورسپروڈنس ڈیولپ ہو چکی تھی کہ ریویو کا اسکوپ بڑا آئینی معاملات پر آئینی ترمیم کی ضرورت ہے۔ میں عابد زبیری صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ اس میں جو سابق وزیر اعظم کی واپسی کو لے کر آپ کہہ رہے ہیں کہ اس پر اثر انداز نہیں ہوگا یہ فیصلہ، یہ کس طرح سے ہوگا؟ کیونکہ الیکشن ایکٹ میں جو آپ نے ترمیم کی جہاں پر سزا کا تعین نہیں ہے اور پھر وہ خود سزا جو ہے وہ 5 سال کی ہو جائے گی، آپ نہیں سمجھتے کہ یہاں پر بھی 3 رکنی بینچ کا جو فیصلہ ہے اس کے لیے آپ کو آئینی ترمیم کرنا پڑے گی، یا 3 رکنی بینچ سے بڑا بینچ بنے اور وہ اس معاملے کو سنے، یہ بھی یو نیور نو 184(3) کے تحت ٹیک اپ ہو جائے اور یہ بھی اسٹرائک ڈاؤن ہو جائے؟ دیکھیں یہ جو فیصلہ ہے نا 3 ججز کا، جن کو ہم خیال ججز کہا جاتا ہے، یہ پولیٹیکل انجینئرنگ سے ہٹ کے نہیں ہے یہ فیصلہ، اس میں بہت سیمنگ پولیٹیکل انجینئرنگ جو ہے وہ نظر آ رہی ہے، اور بھرپور نظر آ رہی ہے، کیونکہ ایک تو ججز میں ڈیوائیڈ ہو گئی ہے، جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ وہ جو سینئر ججز ہیں انہوں نے تو اس چیز کو مسترد کر دیا کہ آپ بینچز جو ہے وہ بنائیں اور ان سے مشاورت نہ کریں اور بینچز بنا دیں، تو وہ ملٹری کورٹس کے کیس میں تو وہ چھوڑ کے چلے گئے تھے، انہوں نے نہیں مانا تھا۔ اب اگر وہ ججز غلط کہہ رہے تھے تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے اس عدالت کی کنٹیمپٹ کی ہے، ہرگز نہیں کی انہوں نے، کیونکہ وہ ٹھیک کہہ رہے تھے، اس لیے ان کی ہمت بھی نہیں ہوئی کہ اس قانون کو یہ اسٹرائک ڈاؤن کر سکتے۔ وہ جو قانون تھا جس میں کہ کہا گیا کہ سینئر 3 ججز جو ہیں وہ مل کے بینچز بنائیں گے، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو ان کانسٹیٹیوشنل تھی، اس پہ یہ اسٹرائک ڈاؤن نہیں کر سکتے۔ اٹارنی جنرل کی طرف سے بات کر رہے ہیں وہ نہیں سمجھتے آپ وہاں پہ غلطی رہ گئی؟ وہ کیس پہلے آیا تھا، اس کو پہلے ڈیسائیڈ کرنا چاہیے تھا، اس کے بعد اس کو ٹیک اپ کرتے۔ اب دوسری بات آپ کی رہی کہ جی اس سے میاں نواز شریف جو ہے ان کو کیا فرق پڑے گا؟ میاں نواز شریف کو اس سے بالکل نہیں فرق پڑے گا، اس سے فرق جو ہے وہ سپریم کورٹ کو ضرور پڑے گا، اور یہ 3 ججز نے جو فیصلہ دیا ہے آنے والے دنوں میں اس فیصلے کو اگر ہم آئین اور قانون کے دھارے پہ پرکھیں گے تو یہ جو ایک مس کانڈکٹ کا آنسر جو ملتا ہے ججز کا اس پہ، اس کو ہم خارج امکان نہیں قرار دے سکتے۔ ٹھیک ہے عابد زبیری صاحب، آپ کی کیا رائے ہے یہ جو الیکشن ایکٹ 2017 میں جہاں پر 62(1)(f) کی جو تشریح ہو گئی تھی سپریم کورٹ سے 3 رکنی بینچ نے، اور پھر انہوں نے پارلیمان کے ذریعے جو ہے اس میں ترمیم کی کہ جہاں پر سزا کا تعین نہیں ہے وہاں 5 سال کی از خود سزا ہوگی، یہ بھی بڑا کمپلیکس معاملہ ہے، آیا 3 رکنی بینچ سے بڑا بینچ سنے یا پھر آئینی ترمیم ہو؟ یہاں پہ بھی یہ مسئلہ آئے گا سیم؟ بالکل یہ مسئلہ آئے گا، دیکھیے فار دا سمپل ریزن کہ دیکھیے اس لا میں بھی آپ نے اینڈ میں دیکھا ہوگا ایک پروویژن تھا، یہ جو ابھی اسٹرائک ڈاؤن ہوا ہے لا، کہ یہ لا پریویل کرے گا ناٹ اسٹینڈنگ کوئی ہائی کورٹ سپریم کورٹ کے فیصلے کے باوجود، لیکن کیونکہ سپریم کورٹ کے پاس جورسڈکشن بھی اور پاور ہے ٹو ڈیسائڈ دا کیسز اینڈ پاس آرڈرز، جو جورسڈکشن اور پاور میں فرق ہے وہ دونوں چیزیں ان کے پاس ہیں، انہوں نے ایک فیصلہ کر دیا کہ جی نہیں۔ اب دیکھیے ایک سپریم کورٹ کا فیصلے کے تحت نااہل کیا گیا، جبکہ میں سمجھتا ہوں کہ نااہلی لائف ٹائم کی ہونی ہی نہیں چاہیے، دیکھیے لیکن ہر چیز کا ایک قانونی طریقہ ہوتا ہے۔ اب آپ سیاسی باتیں سیاسی لوگ جو ہوتے ہیں وہ باتیں کرتے ہیں کہ جی ہم یہ نہیں کریں گے وہ کریں گے، دیکھیے
آئینی معاملوں کو آئینی طریقے سے دیکھنا چاہیے. یہ میری ہمبل ریکویسٹ رہی ہے سب سے. اور دیکھیں آئین کے اندر آپ دیکھیں کہ کس طرح سے اس کو آپ کر سکتے ہیں. آپ کا ایک موقف ہے, اس کو پیش کریں اکارڈنگ ٹو دیٹ. اس میں دیکھیے جو اب مسئلہ آئے گا کہ جی اب انہوں نے تعین کر دی, کیا اس ایکٹ سے یہ ہوگا کہ جو سزا ہے وہ ختم ہو جائے گی؟ کیونکہ دیکھیے کئی لوگ, میں نے بھی کیس کیا اس کے خلاف کہ جی یہ لائف ٹائم بین نہیں ہو جا سکتا, اور جعلی ڈگریز کے اور اس طرح کے ایشوز اٹھے تھے, اس میں بھی لائف ٹائم بین لوگوں پہ لگا ہوا ہے کافی عرصے سے. لیکن بہرحال آپ کی یہ رائے ہے کہ لائف ٹائم بین نہیں ہونا چاہیے, لیکن اس پہ آئینی ترمیم ہونی چاہیے. غور خان صاحب, عابد زبیری صاحب اور عرفان قادر صاحب, آپ تینوں حضرات کے وقت کا بہت شکریہ. یقینی طور پر یہ بڑا کمپلیکس معاملے کو سپریم کورٹ نے نمٹا دیا ہے. 2 معاملات اب بھی پینڈنگ ہیں. ایک تو سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ہے, دوسرا الیکشن ایکٹ 2017 میں ترمیم کا معاملہ کب ٹیک اپ ہوتا ہے, یہ ایک سوال ہے. بالکل ایسی ہے. اس کے بعد بھی ایک اور اہم سوال ہے, اس کا جواب آپ کو ایک خبر دے دیتے ہیں کہ صدر مملکت عارف الوی نے وزیر اعظم اور قائد حزب اختلاف کو 12 اگست تک نگران وزیر اعظم کا نام دینے کا الٹیمیٹم دے دیا ہے. صدر مملکت نے وزیر اعظم شہباز شریف اور تحلیل شدہ قومی اسمبلی کے قائد حزب اختلاف راجہ ریاض احمد کو خط لکھا ہے. صدر مملکت نے اس خط میں لکھا ہے کہ آئین کے آرٹیکل 224(1)(a) کے تحت صدر مملکت وزیر اعظم اور قائد حزب اختلاف کے مشورے سے نگران وزیر اعظم کی تعیناتی کرتے ہیں. آئین کے تحت وزیر اعظم اور قائد حزب اختلاف کو قومی اسمبلی کے تحلیل کے 3 دن کے اندر نگران وزیر اعظم کا نام تجویز کرنا ہوتا ہے. میں نے وزیر اعظم کی ایڈوائز منظور کی اور 9 اگست کو قومی اسمبلی تحلیل کر دی. وزیر اعظم اور قائد حزب اختلاف 12 اگست تک موضوع نگران وزیر اعظم کا نام تجویز کریں. تو صدر مملکت کی جانب سے اب خط لکھا گیا ہے اور خط میں کہا گیا ہے کہ 12 اگست اس خط میں جتنی باتیں صدر مملکت نے کہی ہیں وہ ساری آبویس باتیں ہیں. 9 اگست کو اسمبلی تحلیل ہوئی, 12 اگست تک کا ہی ٹائم ہے. میرے خیال میں جو پریزیڈنشل آفس ہے وہ اس سلسلے میں جو آبویس چیزیں ہیں وہ فیکٹ کر کے اپنے آپ کو ریلیونٹ کر رہا ہے, اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. بالکل ایسے ہے. ابھی شامل کر لیتے ہیں 20 اہم خبریں سپر 20 میں. وفاقی سیکرٹریز کے ساتھ الوداعی ملاقات میں گورننس کی حالت, اصلاحات کی ضرورت, سول سروسز کو عوامی خدمات کی فراہمی کے لیے مؤثر مشین میں تبدیل کرنے پر واضح گفتگو ہوئی. کس کو کیسے چلانا ہے, بشرا بی بی کی مبینہ ڈائری میں ہوشربا انکشافات. چیئرمین پی ٹی آئی تمام فیصلے اور اقدامات بشرا بی بی کے حکم پر کرتے رہے. چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست ضمانت عدم پیروی پر خارج. لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت کے جج اعجاز احمد نے محفوظ فیصلہ سنایا. چیئرمین پی ٹی آئی کی اٹک سے اڈیالہ جیل منتقلی کا کیس. چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ ملاقات اور سہولیات سے متعلق آرڈر جاری کروں گا. ٹانک میں سابق آئی جی خیبر پختونخوا صلاح الدین محسود کا بھائی قتل. ملک حبیب محسود کو آج صبح نامعلوم ملزم شروع کر دیا. کراچی ناگن چورنگی میں دفتر میں نوجوان کے قتل کا کیس. جوڈیشل مجسٹریٹ بستی نے ملزمان علی اماد کو 5 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا. پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروبار کا اختتام. مارکیٹ 616 پوائنٹس کے اضافے سے 48,424 پوائنٹس پر بند ہوئی. انٹر بینک میں ڈالر $1.40 مہنگا 289 روپے کا ہو گیا. اوپن مارکیٹ میں ڈالر $1.75 بڑھ کر $295.50 کا فروخت. بغیر ہیلمٹ موٹر سائیکل سواروں کو پیٹرول نہ دینے کا ڈپٹی کمشنر کا نوٹیفیکیشن معطل. لاہور ہائی کورٹ نے حکومت اور دیگر کو نوٹس جاری کر دیے. جامعہ کراچی میں 2 روز قبل طلبہ تنظیموں میں جھگڑا طول پکڑ گیا. ایک طلبہ تنظیم کے کارکنوں کا اسکور جوبلی گیٹ پر احتجاج دھرنا دے دیا. ملک بھر میں یوم آزادی کی تیاریاں جوش و خروش سے جاری. گلی محلوں میں سبز ہلالی پرچموں کی بہار. بازاروں اور سڑکوں پر سٹال سج گئے. جشن آزادی منانے کے لیے پنجاب میں انتظامات مکمل. 13 اگست کی رات 12 بجے آتش بازی ہوگی. کراچی میں 200 فٹ چوڑا 130 فٹ اونچا قومی پرچم تیار. یوٹیلیٹی سٹورز پر جشن آزادی پیکج آج سے شروع ہوگا. چینی 100 روپے فی کلو. 10 کلو آٹے کا تھیلا 668 روپے میں دستیاب ہوگا. پنجاب میں 13 سے 16 اگست تک مانسون بارشوں کی پیشگوئی. لاہور، راولپنڈی، گجرانوالہ ڈویژنز میں تیز ہواؤں کے ساتھ بادل برسیں گے. دریائے راوی میں شادرہ اور خانکی کے مقام پر پانی کی سطح میں اضافہ. دریائے سندھ میں تونسا کے مقام پر نچلے درجے کا سیلاب. ایشیا کپ کے ٹکٹوں کی فروخت کل سے شروع ہوگی. پہلے مرحلے میں ملتان، لاہور میں ہونے والے میچز کے VIP پریمیم انکلوژرز کے ٹکٹس کی فروخت ہوگی.
और रूस का खलाई मिशन लोना 25 47 साल बाद चांद पर रवाना, 5 रोज में चांद पर पहुंचेगा। चांद के कतब जनूबी पर उतरकर नमूने जमा करेगा। दिन भर की 20 अहम खबरें हो गई। फिर आगे बढ़ते हैं। इत्तेहादी जमातों से मुशावरत से पहले वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ से रब्ता किया है। ज़रा ये बता रहे हैं कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म के तकर्रुर के मामले पर इसमें गुफ्तगू की गई है। नवाज शरीफ ने निगरान वज़ीर-ए-आज़म के नाम पर तमाम इत्तेहादियों को एतमाद में लेने की हिदायत की है। वज़ीर-ए-आज़म आज PDM और इत्तेहादी जमातों के कायदीन को इशाया भी देंगे। वज़ीर-ए-आज़म अपोजिशन लीडर से होने वाली मुशावरत पर इत्तेहादियों को एतमाद में लेंगे। इत्तेहादी जमातों के इजलास के बाद वज़ीर-ए-आज़म से अपोजिशन लीडर की मुलाकात भी मुतवक्के है, तो वक्त अब कम रह गया है। साथ ही साथ अब सदर मुमलिकत की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को एक ख़त भी लिख दिया गया है और कहा गया है कि 12 अगस्त तक नाम फाइनल करें। आइन भी ये कहता है कि असम्बली तहलील होने के 3 दिन के अंदर अंदर वज़ीर-ए-आज़म और अपोजिशन लीडर को एक नाम फाइनल करना है, और अगर 3 दिन में ये नाम फाइनल नहीं होता तो ये मामला फिर पार्लिमानी कमेटी के पास जाएगा। लेकिन उससे पहले नवाज शरीफ साहब के साथ रब्ता एक बार फिर किया है वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने, और आज एक अहम बैठक भी होने जा रही है। इत्तेहादियों से भी मिल रहे हैं, अपोजिशन लीडर से भी मिल रहे हैं, लेकिन सवाल एक ही है, और वो सवाल ये है कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म का कुर्रा किसके नाम निकलेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और अपोजिशन लीडर आज दूसरी बैठक में ये तय करने की कोशिश करेंगे। दोनों ने पहली मुलाकात में 3 नाम शेयर किए। जलील अब्बास जिलानी, सादिक संजरानी, इसहाक डार दौड़ में शामिल हैं। आज इत्तेफाक ना होने पर निगरान वज़ीर-ए-आज़म के नाम का ऐलान जो है वो कल पे टल जाएगा, लेकिन अगर आज इत्तेफाक हो गया तो फिर ये ऐलान आज ही कर दिया जाएगा, जैसे कि कल ख़ुद राजा रियाज भी ये कह रहे थे। बल्कि हमारे नुमाइंदा खुसूसी सिद्दीक साजिद की खबर थी कि इत्तेफाक हो गया है, बस कुछ मसरूफियात की वजह से इसका ऐलान जो है वो कल परसों में किया जाएगा। लेकिन बहरहाल सूरत हाल सबके सामने है। सादिक संजरानी भी दौड़ में है, जलील अब्बास जिलानी भी हैं, और इसके अलावा इसहाक डार का नाम भी अब तक लिया जा रहा है। जबकि दूसरी तरफ चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी मुतहर्रिक हैं। अपोजिशन लीडर राजा रियाज की रिहाइशगाह पहुंचे। दोनों रहनुमाओं के दरमियान अहम बैठक हुई, जिसमें मुल्की मजमूई सियासी सूरत हाल और निगरान सेटअप से मुतालिक मुशावरत की गई। सादिक संजरानी ने उन्हें उम्मीदवार नामजद करने पर शुक्रिया भी अदा किया। तो सादिक संजरानी कल वज़ीर-ए-आज़म से मिले और आज अपोजिशन लीडर से भी उनकी मुलाकात हो गई है और कहा है कि आपने मुझे नामजद किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बहरहाल एक्टिविटीज़ आपके सामने हैं। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में इस वक्त जो है वो लोग मेल मुलाकातें करें, और इन्हीं मेल मुलाकातों में तय हो जाएगा कि आगे निगरान होगा कौन। और अभी हम बात कर लेते हैं साबिक वज़ीर ख़जाना इसहाक डार की, जो कह रहे हैं कि अब ना निगरान हुकूमत कुछ कर सकती है, ना इलेक्शन कमीशन। इंतखाबात नई मरदमशुमारी के तहत ही होंगे। इलेक्शन कमीशन पर मुनहसर है कि वो कब तक हल्का बंदियों का काम मुकम्मल करता है। कोशिश की जाए तो मार्च से पहले ये तमाम अमल मुकम्मल किया जा सकता है। तो आम इंतखाबात की भी बात हो रही है। इससे पहले निगरान वज़ीर-ए-आज़म का चुनाव भी एक अहम मरहला है। जैसे ही निगरान वज़ीर-ए-आज़म का चुनाव हो जाएगा, नाम फाइनल हो जाएगा, उसके बाद निगरान सेटअप होगा, और उसके बाद देखना यह है कि आम इंतखाबात कब होते हैं, क्योंकि आइन तो ये कहता है कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात हों, क्योंकि असम्बली अपने वक्त से पहले तहलील हो गई है। लेकिन अब नई हल्का बंदियाँ, उसके बाद नई मरदमशुमारी के तहत इंतखाबात होनी है तो होते हैं। लेकिन अभी सबसे पहली बात यह कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म कौन होगा। सिद्दीक साजिद नुमाइंदा खुसूसी हमारे साथ मौजूद है। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद गुलाम मुर्तज़ा इससे पहले हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे हम जान लेते हैं। गुलाम मुर्तज़ा साहब, क्या खबरें हैं, शहर इक़्तिदार में क्या चल रहा है? इससे पहले हमें लग रहा था कि आज ये नाम फाइनल हो जाएगा, और कल के प्रोग्राम में मैं ये कहने वाली थी कि शायद आज के प्रोग्राम में हम ये नाम अनाउंस करें, लेकिन अभी तक नाम नहीं सामने आया। क्या खबरें आपके पास? जी, अभी तक नाम ना सामने आने की कोई बड़ी वजह नहीं है। ये गुजारना चाह रहे हैं अपने ब्यूरो चीफ को हम सही से सुन नहीं पा रहे। गुलाम मुर्तज़ा, आपसे हम दोबारा रब्ता करने की कोशिश करेंगे। और नाम तो तकरीबन फ़ाइनल हो गया है। इससे पहले नुमाइंदा खुसूसी सिद्दीक साजिद भी हमें यही कह रहे थे, और अभी जो थोड़ी बहुत हमने बात सुनी है गुलाम मुर्तज़ा की, वो भी ये कह रहे, बड़ी वजह तो सामने नहीं आई है कि नाम अभी तक डिक्लेयर नहीं किया गया। लेकिन मेरे ख्याल में वेट किया जा रहा है कि जो लास्ट डे है, लास्ट मोमेंट है, उसी पे ही नाम शेयर किया जाए। तो अब देखना यह है कि नाम कब सामने आता है। अपोजिशन लीडर और वज़ीर-ए-आज़म की आज एक और बैठक भी होने जा रही है। इससे पहले कल भी हमने देखा कि कहाँ मुलाकात हुई थी और 3 नाम जो हैं वो सामने रख दिए गए थे। अब इसी में से एक नाम जो है उसकी सिलेक्शन हो जाएगी। सिलेक्शन बहुत ज़रूरी है। सिलेक्शन का जो प्रोसीजर है वो इस मुल्क में बड़ा वाज़ेह, और सिलेक्शन उसी प्रोसीजर से हो तो सब बहुत अच्छा भी रहता है। लेकिन बहरहाल
सिलेक्शन करने वालों की खैर हो। निगरान वज़ीर आज़म के लिए अपोजिशन लीडर के जो तजवीज़ करदा नाम है उस पर अपना वजन डाल दिया इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने भी। वो कहते हैं जो हमारा अपोजिशन लीडर कहेगा हम वही करेंगे, हम उसके साथ हैं। ठीक है, चेयरमैन इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर तरीन ये कह रहे हैं कि अपोजिशन की तरफ से निगरान वज़ीर आज़म मुकर्रर होना ज़्यादा बेहतर होगा। उम्मीद है कि निगरान हुकूमत का मामला अफ़ाम तफ़हीम के साथ हल हो जाए। तो जहांगीर तरीन साहब जो हैं उन्होंने तो अपना जो वोट है वो अपोजिशन लीडर को दे दिया और वो कह रहे हैं कि जो भी नाम फाइनल होगा उनकी जानिब से, मतलब वो जो नाम पेश करेंगे हम उनका साथ देंगे। अब देखना ये है कि जो नाम उन्होंने दिए हैं वो नाम जो है, क्योंकि उबैद इससे पहले भी कहा जा रहा था कि नाम जो है वो तो फाइनल हो गया है, हो सकता है कि वो नाम अपोजिशन लीडर के थ्रू सामने आए। अब इस्तेहकाम पार्टी का नाम में क्या रखा है, नाम में क्या रखा है, मर्जी शामिल होनी चाहिए, ये तय होना चाहिए कि कौन क्या करेगा, ये बड़ा ज़रूरी होता है। अच्छा, तो कौन क्या कर रहा है इस वक्त, हमने एक बार फिर से रब्ता किया है। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद गुलाम मुर्तज़ा हमारे साथ मौजूद हैं। गुलाम मुर्तज़ा, बताइएगा, आप कुछ बता रहे थे कि समझ नहीं आ रही कि नाम को इतना ज़्यादा छुपाया क्यों जा रहा है, अभी तक डिस्क्लोज़ नहीं किया जा रहा, क्या खबरें हैं? देखिए, नाम तकरीबन तो दोनों की तरफ से फाइनल है। वज़ीर आज़म और शहबाज शरीफ साहब और राजा रियाज साहब की तरफ से भी फाइनल कर लिया गया था। वो तो काफ़ी हद तक ये कह लें कि गैर रस्मी सी मुलाकातें हैं और मीडिया को भी दिखाना है, बाकी लोगों की बड़ी मेहनत तो हो रही है, लेकिन नॉर्मली ये काम जो है वो ऑलमोस्ट हो चुका है। और इस हवाले से आज जो राब्ता हुआ है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का, तो उन्होंने ये कहा है कि आप जो नाम भी फाइनल कर रहे हैं उस नाम के हवाले से इत्तेहादी मियां को बुलाएं, PDM को और इत्तेहादी जमातों को आज इशाइया दें और उसमें उनसे भी डिस्कस कर लें कि ये नाम हम फाइनल कर रहे हैं और उनको बता के उसके बाद फिर अनाउंसमेंट कर दिया जाए। तो मोस्ट प्रोबेबली हम ये कह सकते हैं कि ये जो नाम है ये आज शाइए के बाद जो है वो सामने आ जाएगा फाइनली, और नाम वही हैं जो आप कल भी आपने डिस्कस किए हैं। अच्छा गुलाम मुर्तज़ा, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आज मिसिंग रही। इससे पहले हमने देखा कि तकरीबन हर गुजरता दिन एक नया नाम फेवरेट जो था वो हमारे सामने लेके आ रहा था। इसहाक डार, हफीज़ शेख, जलील अब्बास जिलानी, सादिक संजरानी। आज कोई ऐसा नाम नहीं आया, तो क्या इन्हीं चारों में से कोई एक होगा? जी बिल्कुल, इन्हीं नामों में से ही है। और आज तो बल्कि एक कदगन भी लगा दी है, सदर मुमलकत ने लेटर लिख दिया है जी जी, और कह दिया है वज़ीर आज़म से 12 अगस्त तक जो है वो नाम सामने आए। सदर मुमलकत की जानिब से भी अब ये कह दिया गया है, अगर वो ना भी कहते तो 12 अगस्त तक का ही टाइम था और 3 दिन के अंदर अंदर ये नाम फाइनल करना। हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया गुलाम मुर्तज़ा आपका। अब सदर मुमलकत के ख़त के बाद और अब जो इशाया दिया जाएगा उसके बाद हमारे जो ब्यूरो चीफ हैं वो तो ये कह रहे हैं कि आज रात तक ही नाम फाइनल देख लेते हैं, इस पर हम नजर रखेंगे। लेकिन अभी हम चलते हैं ज़रा कराची, जहां पर अंदरून सिंध कच्चे में एडवोकेट की मुबैना अगवा के खिलाफ सुपर हाईवे पर एहतजाज हो रहा है। मनाजिर आपको दिखाते हैं, ये देखिए, सुपर हाईवे के दोनों ट्रैक इस वक्त बंद कर दिए गए हैं। ट्रैफिक की रवानी यहाँ पर बुरी तरह से मुतासर है। मुजाहिरीन कहते हैं कि एडवोकेट हिकमतुल्लाह महसूद को अंदरून सिंध कंदकोट में अगवा किया गया है। कच्चे के डाकुओं ने अगवा किया है और उन्हें जल्द अज जल्द बाजियाब करवाया जाए। तो ये कराची सोहराब गोट के मनाजिर हैं, जहाँ चारों तरफ इस वक्त ट्रैफिक फंसी हुई। एक बड़ा गोल चक्कर है, कराची में से चौरंगी कहते हैं, पंजाब में से चक्कर कहते हैं, चौक कहते हैं। तो बहरहाल इसके इर्द गिर्द जो है वो शदीद ट्रैफिक है और लोग परेशानी का शिकार हैं। कुछ लोग दफातर से घरों को जाना चाह रहे हैं लेकिन वो पहुंच नहीं पा रहे क्योंकि एहतजाज हो रहा है। हम इसमें नजर रखेंगे, कोई लेटेस्ट अपडेट आई आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ वो मैं आपको बताती हूँ, साबिक वज़ीर आज़म के हवाले से है। चेयरमैन PTI की मैं बात कर रही हूँ, वो किन के ज़ेरे तसल्लुत रहे हैं जनाब। चेयरमैन PTI की अहलिया की मुबैना डायरी ने तमाम तर तफसीलात सामने वो ले आई है, क्योंकि एक नया पिंडोरा बॉक्स इससे खुल गया है। अदलिया, फ़ौज और हुकूमत पर कौन कैसे दबाव डालेगा, ये अहकामात कहाँ से सादिर होते रहे, डायरी में सब कुछ ये भी बताया गया। दूध किस वक्त पीना है, जी रिपोर्ट में मज़ीद देखिए। चेयरमैन PTI की हुकूमत किसकी जहन साजी से चलती रही, पर्दे के पीछे कौन था, डोरियां कहां से हिलती थी। बुशरा बीबी की मुबैना डायरी से पर्दा हुआ है फाश। अदलिया, फौज और हुकूमत पर कौन कैसे दबाव डालेगा, जी हां, ये सब दर्ज है चेयरमैन PTI की अहलिया की मुबैना डायरी में। डायरी से ये बात भी सामने आई कि बुशरा के अहकामात थे कि चेयरमैन PTI किन अल्फाज में क्या दुआ मांगेंगे।
फिजा बनाकर अदलिया पर इतना दबाव डाला जाए कि मनफी फैसला न आए। तहरीर से साबित हुआ बुशरा बीबी चेयरमैन पीटीआई को सियासी डिक्टेशन देती रही। डायरी से लगता है कि चेयरमैन पीटीआई तमाम फैसले और इक़दामात बुशरा बीबी के हुक्म पर करते रहे। डायरी लिखने वाले जो हैं वो लगता है कि अभी तक 1970 में या 60 में जी रहे हैं, हालांकि अब तो व्हाट्सएप का ज़माना था, लेकिन बहरहाल उनकी मर्ज़ी, वो डायरी लिखें। एक और अहम मामले की बात कर लेते हैं, चेयरमैन तहरीक इंसाफ से बात कर लेते हैं। चेयरमैन पीटीआई की अटक जेल से अडयाला जेल मुंतकली के केस की समाअत हुई। चेयरमैन पीटीआई के वकील शेर अफजल मरवत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए। ट्रायल कोर्ट ने अडयाला भेजा, आपने अटक भेज दिया। अदालत का असिस्टेंट एडवोकेट जनरल पंजाब से इस्तफसार, पंजाब हुकूमत की जानिब से अटक जेल मुंतकली का ख़त अदालत के सामने पेश किया गया। वकला मुलजिमों से नहीं मिल सकते, क्या एक और हाई प्रोफाइल कैदी को अपने डॉक्टर से मुआयने की इजाज़त नहीं थी, ये सवाल किया गया। इस तरह इजाज़त ना देना तो अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी पर तौहीन अदालत में आ जाएगी। छोटी छोटी चीज़ों पर इस तरह की शराइत आयद ना की जाएं। चेयरमैन पीटीआई की मुलाकात और सहूलियात से मुतल्लिक मैं ऑर्डर करूंगा, चीफ जस्टिस की जानिब से ये रिमार्क्स भी दिए गए हैं। तो अदालती कार्रवाई से मुतल्लिक हम आपको बता रहे हैं, अटक जेल से अडयाला पीटीआई की मुंतकली के हवाले से भी आज जो है वो मामला ठीक है। ये तो अब मामला अदालतों में चलते रहेंगे, कभी इसके दर, कभी उसके दर, कभी दर, लेकिन हम सियासी मामला जो हैं वो सियासी मामला हैं। कौमी असम्बली तहलील हो चुकी है। सिंध असम्बली से मुताल्लिक़ खबर ये आ रही है कि आज तहलील कर दी जाएगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने असम्बली तहलील करने की एडवाइस गवर्नर सिंध को इरसाल कर दी है। सूबाई असम्बली की आइनी मुद्दत 13 अगस्त को मुकम्मल होगी और कौमी असम्बली की ही तरह इसे जो है वो क़ब्ल अज़ वक्त तहलील किया जा रहा है, ताकि वो जो 90 दिन का दौरानिया है बज़ाहिर उसके साथ इसे सिंक कर लिया जाए। लेकिन इस फ्रंट पर जहां वज़ीर आला सिंध ने एडवाइस भेज दी है गवर्नर सिंध को, बलूचिस्तान असम्बली के जो मामलात हैं वो अभी तक कुछ क्लियर नहीं है। वहाँ अभी तक इस तरह की कोई एडवाइस मूव नहीं हुई है। 11 तारीख ऑलरेडी हो चुकी है। तो बलूचिस्तान से क्या हंगामा उठता है, ये डेफिनेटली एक इंटरेस्टिंग मामला रहेगा। लेकिन सिंध असम्बली में जो अलविदाई फ़ोटो सेशन था उसके मनाजिर आप देख रहे हैं और ये असम्बली आज तहलील भी हो जाएगी। जी बिल्कुल ऐसे ही है। दूसरी जानिब अगर हम बात करें, वज़ीर आला मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सिंध काबीना का अलविदाई इजलास हुआ। काबीना ने निगरान हुकूमत के दौरान सूबे में तकर्रियों पर पाबंदी लगा दी। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन कहते हैं कि काबीना ने डोनर एजेंसीज के मंसूबों के लिए ज़रूरी तकर्रियाँ जारी रखने का फ़ैसला किया है। तो इस हवाले से भी ये खबर है। सिंध असम्बली से पहले ये खबर आई है कि कुछ पाबंदियाँ लगाई गई हैं, कुछ अहम फ़ैसले किए गए हैं। देखना यह है कि अब निगरान वज़ीर आला सिंध कौन होता है। जिस तरह से अभी तक हमें ये नहीं पता कि वफाकी हुकूमत की अगर हम बात करें तो निगरान वज़ीर आज़म कौन होगा, इसी तरह से निगरान वज़ीर आला सिंध का जो हो जाएगा, तय हो जाएगा। आप परेशान ना हो, ये जहाँ से आना है आ जाएगा। इन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो रिव्यू एंड जजमेंट एक्ट था उसे कलअदम करार दिया है, आइन से मुतसादिम करार दिया है और कहा है कि जो रिव्यू है उसे अपील में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है। 3 रुकनी बेंच ने इस सारे मामले को सुना है और जो कौमी असम्बली की तहलील है उसके बाद इस फैसले के आ जाने से यकीनी तौर पर बहुत सारे सवालात भी जन्म लेते हैं। लेकिन इस मामले को लेकर मुख्तलिफ राय पाई जाती है। बहरहाल साथ ही साथ मामला गर्म है निगरान वज़ीर आज़म का भी, और निगरान वज़ीर आज़म के नाम को लेकर वज़ीर आज़म आज अपने दोस्तों को खाना भी खिलाएंगे और पूछेंगे हाँ भाई क्या करना है। बिल्कुल ऐसी है। इससे पहले अभी हमने कुछ देर पहले खबर ये दी थी कि सदर मुमलिकत की जानिब से ख़त भी लिख दिया गया है और उस खत में उन्होंने कहा है कि भी कल तक का आपके पास वक्त है, 12 अगस्त तक का टाइम है। 3 दिन क्योंकि आइन के मुताबिक भी होता बहुत कम है, तो अब आपने अपना नाम फाइनल करना है और फाइनल करके मुझे दे देना है। इसके साथ साथ आज एक डायरी का भी बड़ा खासा चर्चा रहा। उस डायरी में बताया गया डूज एंड डोंट्स, कब करना है, क्या करना है, कैसे करना है। तो इस हवाले से भी अभी आपको मज़ीद भी बताएंगे। रही कि खाने का मेन्यू था, कब क्या पकेगा, कैसे पकेगा, सीधे हाथ से खाना है, पहले टाइम खाना है, अगर 3 चीज़ें पड़ी हैं तो उसमें से पहले किस चीज़ का इंतखाब करना और फिर दूध किस वक्त पीना है, किस पे कैसे प्रेशर डालना है वगैरह वगैरह, ये हम बात करेंगे, डायरी लिखने वालों को समझेंगे। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट रिव्यू एंड जजमेंट एक्ट की अगर हम बात करें, यानी प्रोग्राम का बाकायदा आगाज आपकी इजाजत से जवेरिया वो तो हो चुका है, लेकिन इस घंटे का आगाज करते हैं। चलें इस घंटे का कर लें। सुप्रीम कोर्ट रिव्यू एंड जजमेंट एक्ट जो है उसे कलअदम करार दे दिया गया है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने यह फैसला सुना दिया है। अदालती फैसले में अब क्या था ये आपको बताते हैं। ये कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट
एंड ऑर्डर एक्ट आइन से मुतसादिम है। सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर एक्ट कलअदम करार दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट रिव्यू एक्ट पार्लियामान की कानून साजी के इख्तियार से तजावुज़ है। सुप्रीम कोर्ट रिव्यू एक्ट की कोई कानूनी हैसियत नहीं है। पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट के दायरे इख्तियार से मुताल्लिक कानून साजी नहीं कर सकती। तयशुदा उसूल है कि सादा कानून आइन में तब्दीली या इजाफा नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट रूल्स में तब्दीली अदलिया की आज़ादी के मनाफी है। रिव्यू ऑफ जजमेंट एक्ट के खिलाफ दायर दरख्वास्तें मंजूर हुई। 87 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जारी किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने 6 समातें करने के बाद 19 जून को यह फैसला महफूज किया था, जो कि आज सुना दिया गया है। यकीनी तौर पर 3 रुकनी बेंच है, 6 समातें हुई हैं और पार्लियामेंट की तहलील के बाद ये फैसला आ गया है। इसे मुस्लिम लीग नून के जो अरकान हैं या रहनुमा हैं वो ये कहते हैं कि भाई ये बदनीयती पर मबनी फैसला है, लेकिन बहरहाल दूसरे लोग इसको डिफेंड करते भी नजर आ रहे हैं। आज के इस फैसले में जस्टिस मुनीब अख्तर ने एक इजाफी नोट लिखा। इस नोट में वो कहते हैं कि अपील और नजरसानी मुख्तलिफ चीज़ें हैं। पार्लियामान का कानून साजी और सुप्रीम कोर्ट के रूल्स बनाने का इख्तियार बराबर हैं। पार्लियामान की सादा कानून साजी से सुप्रीम कोर्ट रूल्स को गैर मौसर नहीं किया जा सकता। क्या पार्लियामान की तरफ से हिदायत की जा सकती है कि नजरसानी को अपील जैसा ही समझा जाए? अदालत में पहले से तय कर चुके कि मामला दोबारा नहीं उठाया जा सकता। नजरसानी का दायरा इख्तियार इसी उसूल के साथ जुड़ा हुआ है। तो 3 रुकनी बेंच के जो मेंबर थे जस्टिस मुनीब अख्तर, उन्होंने इसमें इजाफी नोट भी दिया है और यकीनी तौर पर वाज़ेह है कि किस तरह से रिव्यू को जो है वो अपील में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता और इस पर मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान की राय क्या है। बिल्कुल ऐसे अभी हम अपने नाजरीन को बैद एक बार फिर से बता देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर एक्ट ये था क्या। ये बिल 26 मई को सदर मुमलिकत आरिफ अलवी के दस्तखत के बाद 2023 कानून बन गया था। बिल 14 अप्रैल को कौमी असम्बली से मंजूरी के बाद 5 मई को सेनेट से भी मंजूर किया गया था। बिल के बाद आर्टिकल 184(3) के तहत दिए गए फैसलों पर नजरसानी दरख्वास्त दायर करने का हक मौजूद था। नजरसानी अपील की समाअत फैसला देने वाले बेंच से बड़े बेंच ने करनी थी। सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर एक्ट की 7 शिकें हैं। वो शिकें क्या हैं वो आपको बता देते हैं। शिक नंबर 1 के तहत एक्ट सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट 2023 कहलाएगा। शिक नंबर 2 क्या कहती है? इसके तहत सुप्रीम कोर्ट का दायरा इख्तियार मफाद आमा के मुकदमात की नजरसानी के लिए बढ़ाया गया है और इसी शिक के तहत ही मफाद आमा के मुकदमात की नजरसानी को अपील के तौर पर सुना जाएगा। अब शिक 3 की बात करते हैं, जिसके मुताबिक नजरसानी की समाअत पर बेंच में जजेस की तादाद मरकजी केस से ज्यादा होगी। शिक 4 के मुताबिक नजरसानी में मुतासरा फरीक सुप्रीम कोर्ट का कोई भी वकील कर सकेगा। और शिक 5 के तहत एक का इत्तलाक आर्टिकल 184(3) के पिछले तमाम मुकदमात पर होगा और एक और शिक के मुताबिक मुतासरा जो फरीक है वो एक्ट के इत्तलाक के 60 दिनों में अपील भी कर सकेगा। शिक नंबर 7 एक्ट का इत्तलाक मिलते जुलते कानून, ज़ाब्ते या अदालती नज़ीर के बावजूद हर सूरत होगा, ये कह रही है। तो बहरहाल ये 7 शिकें थी, इन्हें तजवीज़ किया गया। लेकिन अब मसला ये है कि इस कानून साजी से 2 लोगों का जो सियासी मुस्तकबिल है वो जुड़ा हुआ था। एक है जनाब मुस्लिम लीग नून के कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ और एक इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के चेयरमैन जहांगीर खान तरीन। अब ये असम्बली में वापस आएंगे या नहीं आएंगे, इसका भी ज़रा जायज़ा ले लेते हैं। रिव्यू और जजमेंट एक्ट से साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह जहांगीर खान तरीन को बहुत बड़ा रिलीफ मिला, जैसे कि हमने जिक्र किया। इस कानून के बाद नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन नाअहली के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर सकते थे। इस कानून के तहत आर्टिकल 184(3) के तहत दिए गए फैसलों के खिलाफ अपील का हक मिल गया था, लेकिन अब ये पूरा जो कानून है यही स्ट्राइक डाउन कर दिया गया है। जबकि जो ही ये फैसला आया तो रद्द अमल भी आना शुरू हो गया और साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के रिव्यू एंड जजमेंट एक्ट को कलअदम करार देने से हमें कोई परेशानी नहीं है। जी हाँ, मुस्लिम लीग नून इस हवाले से अपनी सियासी और कानूनी हिकमत अमली तय करेगी। उन्होंने कहा कि कानूनी माहिरीन से इस मामले पर मुशावरत करेंगे। मियाँ नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से जो भी फैसला होगा पार्टी बाहमी मुशावरत से करेगी। तो इसहाक़ डार की जानिब से कहा गया है कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे, और जो साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की वापसी है वो फैसला होगा, तमाम जमातें मुशावरत करेंगी। मुस्लिम लीग नून के जो तमाम लोग हैं वो मुशावरत करेंगे और उसके बाद ही ये फैसला होगा। साबिक़ वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने भी अदालती फ़ैसले पर अपना रद्द अमल दिया है। उन्होंने कहा है कि फ़ैसले का नवाज शरीफ के केस पे कोई असर नहीं पड़ेगा। इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद नाअहली 5 साल से ज़्यादा नहीं हो सकती। आइन में वाज़ेह है कि इदारों ने कैसे चलना है। तासुर जाता है कि पार्लियामान की गैर मौजूदगी का फ़ायदा उठाया गया है। पार्लियामान के इख्तियार में बार बार मुदाखलत
मुदाखलत अच्छी रवायत नहीं है। इस मुदाखलत से इदारे कमज़ोर होंगे। कानून बार काउंसिल्स और बार एसोसिएशंस का पुराना मुतालबा था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नज़रसानी की दरख्वास्त दी जा सकती है, तो उनकी जानिब से भी अब ये रद्द अमल सामने आ गया है। आज सुप्रीम कोर्ट रिव्यू एंड जजमेंट एक्ट जब कलअदम करार दिया गया तो उसके बाद सियासी जमातों की जानिब से और सियासी रहनुमाओं की जानिब से अपने अपने रद्द अमल दिए गए हैं। ख्वाजा साद रफीक ने भी आज ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि कानून साजी पार्लियामान का इख्तियार है, पार्लियामेंट में मुदाखलत नाकाबिल कबूल है। जो बेंच फैसला करे वही रिव्यू सुने का उसूल इंसाफ के तकाज़ों के मुनाफी है। बेंचेस की तश्कील के लिए फ़र्द वाहिद के इख्तियार ने अदल को बारहा पामाल किया। फैसले का रिव्यू आइंदा पार्लियामेंट में होगा। तो एक तरफ पार्लियामेंट की कानून साजी है और दूसरी तरफ मामलात हैं पार्लियामेंट पर सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का रिव्यू। तो ये बड़ा दिलचस्प होने जा रहा है। इंतखाबात जब भी हों, जो भी असम्बली हो, उसमें ये मामला यकीनी तौर पर उठाया जाएगा और तौहीन पार्लियामेंट भी एक कानून है और कमेटियाँ बन सकती हैं। यू नेवर नो कब किसको बुला लें। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट रिव्यू एंड जजमेंट एक्ट कलअदम करार दिए जाने पर वकीला बरादरी का भी मिला जुला ही रद्द अमल है। कौन क्या कह रहा है, ज़रा ये आप भी देखें और सुनें। इससे एक पेंडोरा बॉक्स खोलने वाला था, तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पेंडोरा बॉक्स को बंद कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्ट्रक डाउन कर दिया, इसलिए कि ये अल्ट्रा वेरी था, आइन के ख़िलाफ़ था। अदारों को अपने अपने दायरा इख्तियार में कायम करना चाहिए। पार्लियामेंट इज़ अ सुप्रीम अदारा जो मुल्क की कानून साजी करता है, जो तय करता है बाकी अदारों की लिमिटेशन। आइन भी पार्लियामेंट नहीं बनाए हुए, और अगर पार्लियामेंट ही सब कुछ कर सकती है तो मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट के पास ये इख्तियार नहीं है। इस एक्ट में बहुत से लिटिगेंट को फ़ायदा हुआ था, जिसमें उनको अपील का राइट भी मिला था और कौंसल चेंज करने का भी हक मिला था। ये उसका बुनियादी हक था। और ये जब एक अपील दायर करता है और उसी कौंसल पे बाउंड हो जाता है तो फिर बाउंड रहता है, वो अपील नहीं कर सकता, तो कई बंदे राइट से महरूम रह सकते। बस ये अब कह नहीं सकते क्यों ऐसा फ़ैसला आया। बहरहाल उस एक्ट में बहुत से लोगों को फ़ायदे और कई लोगों को रिलीफ मिला था। मेरे इस पर कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। मेरा ख़्याल ये है कि जो पार्लियामेंट है उसको बिल्कुल कानून साजी का इख्तियार हासिल है और कानून साजी वो कर सकती है। एक जज ने जो पहले फ़ैसला दिया है उसके लिए मुश्किल होता है कि अपने ही फ़ैसले को क्यों नज़रसानी करेगा। तो मैं समझता हूँ कि ये 2-3 चीज़ें ऐसी थी कि जिनको प्रोटेक्ट किया जा सकता था, जो आइन से मुतसादम थी उसको डिक्लेयर कर देते। मकसद भी उनका ये था कि किसी तरीके से ये इलेक्शन डिले हो जाए, ये इलेक्शन कमीशन की जो रिव्यू पटिशन है वो डिले हो जाए ताकि हमें वक्त पे फैसला ना कर सके। टू दैट एक्सटेंट वो कामयाब हो गए हैं, लेकिन ये चूँकि गैर आइनी था और गैर कानूनी था तो फॉर दैट पर्पज़ इट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड सो। ठीक है, तो अब एक फ़ैसला तो आ चुका है, अब दूसरे फ़ैसले की हम बात करते हैं। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी, जिन्होंने वज़ीर आज़म और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ़ को 12 अगस्त तक निगरान वज़ीर आज़म का नाम देने का कह दिया है। अल्टीमेटम उनकी जानिब से दे दिया गया है। सदर मुमलिकत ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और तहलील शुदा कौमी असम्बली के कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ़ राजा रियाज़ अहमद को ख़त लिखा है और ख़त में कहा है कि आइन के आर्टिकल 224(1)(a) के तहत सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ़ के मशवरे से निगरान वज़ीर आज़म की तैनाती करते हैं। आइन के तहत वज़ीर आज़म और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ़ को कौमी असम्बली के तहलील के 3 दिन के अंदर निगरान वज़ीर आज़म का नाम तजवीज़ करना होता है। मैंने वज़ीर आज़म की एडवाइस मंजूर की और 9 अगस्त को कौमी असम्बली तहलील कर दी। वज़ीर आज़म और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ़ 12 अगस्त तक मौजू निगरान वज़ीर आज़म का नाम तजवीज़ करें। तो 12 अगस्त यानी कल तक जो है वो अब नाम तजवीज़ किया जाए। सदर मुमलिकत की जानिब से भी ख़त में ये ठीक है, सदर मुमलिकत बार बार ऑब्वियस चीज़ों को जो है वो मेक श्योर करें कि वो कम्युनिकेट हों, ये उनका राइट है। इस सिलसिले में मुशावरत हो रही है। पहले आज के दिन तो गुजर गया, अब तो खैर रात शुरू होने जा रही है। आज की शाम होने ये जा रहा है कि इत्तेहादी जमातों से वज़ीर आज़म मुशावरत करने वाले हैं, लेकिन उससे भी पहले वो अपने भाई से राब्ते में हैं, यानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नवाज़ शरीफ का मुसलसल राब्ता है। और ज़रा ये कहते हैं कि निगरान वज़ीर आज़म के तकर्रुर के मामले पर गुफ्तगू की गई है। नवाज़ शरीफ ने निगरान वज़ीर आज़म के नाम पर तमाम इत्तेहादियों को एतमाद में लेने की हिदायत की है। वज़ीर आज़म आज PDM और इत्तेहादी जमातों के कायदीन को इशाइया दे रहे हैं और वज़ीर आज़म अपोजिशन लीडर से होने वाली जो मुशावरत है उस पर इत्तेहादियों को एतमाद में लेंगे। जो 3 नाम उन्होंने दिए वो अपने इत्तेहादियों के सामने पेश करेंगे, जबकि आज इत्तेहादियों को मनाने के बाद अपने भाई के मशवरों पर जो है इत्तेहादियों को एतमाद में लेने के बाद वज़ीर आज़म अपोजिशन लीडर से भी मुलाकात करने जा रहे हैं। तो आज एक मुलाकात शाम कल है, हुई और आज दूसरा दौर है।
सो लेट्स सी कि इस मुलाकात में क्या नतीजा निकलता है, लेकिन नतीजा जो भी निकले, जो मजबूत तगड़ा उम्मीदवार है ना वो एक्टिव है। बिल्कुल ऐसे ही है। और आज की शाम जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी, अपोजिशन लीडर राजा रियाज की रिहाइशगाह भी जनाब पहुंचे हैं। दोनों रहनुमाओं के माबैन अहम बैठक हुई है जिसमें मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल, निगरान सेटअप से मुतालिक मुशावरत की गई है। सादिक संजरानी ने इन्हें उम्मीदवार नामजद करने पर शुक्रिया भी अदा किया है। सादिक संजरानी की मुलाकात हुई है, इससे पहले वज़ीर आज़म से उन्होंने मुलाकात की थी और अब अपोजिशन लीडर से सादिक संजरानी की मुलाकात हुई है। उन्होंने शुक्रिया अदा किया है कि उन्हें कंसीडर किया गया। कल तक यही खबर सामने आ रही थी कि बड़े स्ट्रॉन्ग, बड़े फेवरेट कैंडिडेट हैं सादिक संजरानी, लेकिन अब देखना ये है कि जो 4 फेवरेट नाम हैं उनमें से एक कौन निगरान वज़ीर आज़म के तौर पे आइंदा आने वाले दिनों में हम अनाउंस करेंगे। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार की भी अब हम बात कर लेते हैं। यकीनी तौर पर उनकी बात करते हैं, लेकिन उससे पहले राजा रियाज साहब जिस तरह से घूम रहे हैं, जिस कैजुअल अंदाज में ट्रैक सूट में बड़े रिलैक्स हैं और बड़े खिलाड़ी बनी तरफ से। बहरहाल साबिक वज़ीर ख़ज़ाना हैं इसहाक डार, वो उनकी अगर हम बात की जाए तो वो ये कहते हैं कि अब ना निगरान हुकूमत कुछ कर सकती है और ना ही इलेक्शन कमीशन। इंतखाबात तो नई मरदमशुमारी के तहत ही होंगे। इलेक्शन कमीशन पर मुनहसर है कि वो कब तक हल्का बंदियों का काम मुकम्मल करता है। कोशिश की जाए तो मार्च से पहले ये तमाम अमल मुकम्मल किया जा सकता है। तो बहरहाल जाते जाते इस हुकूमत ने ये कह दिया है, बल्कि अब तो ये जा चुकी है, उसके बाद ये कह रहे हैं कि ना निगरान हुकूमत पर ये मुनहसर है ना ही किसी और पर, बल्कि ये सारा मामला जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो इस मामले को देखेगी कि किस तरह से करना है। जी हाँ, निगरान वज़ीर आज़म के लिए अपोजिशन लीडर के जो तजवीज़ करदा नाम थे उवैद, अब किसी ने उसकी बड़ी फेवर की है। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के जो चेयरमैन हैं जहांगीर तरीन, वो कहते हैं कि अपोजिशन की तरफ से निगरान वज़ीर आज़म मुकर्रर होना ज़्यादा बेहतर होगा। उम्मीद है कि निगरान हुकूमत का मामला अफ़वाम व तफ़हीम के साथ ही हल हो जाएगा, यानी पार्लिमानी कमेटी के पास नहीं जाना पड़ेगा और जो नाम फाइनल किए जाएंगे। पता है क्यों खफा हैं या क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि पार्लिमानी कमेटी में जो सेनेट से अरकान हैं वो भी शामिल होंगे, तो उस सूरत में फिर होगा ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी जो है वहाँ पर मौका मिल जाएगा बात करने का, और पूरा करना है। और वो 4 उधर से होंगे, 4 उधर, यानी 4 अरकान होंगे सेनेट से, 4 अरकान होंगे कौमी असम्बली से। तो इस सारी सूरत हाल में फिर होगा ये कि मामला उलझ जाएगा, और उलझेगा तो उसको सुलझाने वाला कोई नहीं होगा। इसलिए सुलझाने वालों ने तय किया है कि उलझने से पहले इसे सुलझा कर रखा जाए। ठीक है उबैद, हमें समझ आ गई है। ठीक है ना, बस इतनी सी बात। ये मामला जो है वो मज़ीद नहीं उलझेगा और सुलझ जाएगा। और अब आज की शाम ही हमें तो खबरें ये हैं कि नाम तकरीबन फ़ाइनल हो जाएगा, नाम जो कि फ़ाइनल हो चुका है। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद गुलाम मुर्तज़ा हमारे साथ मौजूद हैं। गुलाम मुर्तज़ा, इससे पहले भी आपसे बात हो रही थी, आप बता रहे कि नाम तो फाइनल हो चुका है, सिर्फ अनाउंसमेंट बाकी है। तो क्या आज की शाम जो है वो हम समझें कि बड़ी इंपॉर्टेंट है, आज नाम सामने आ जाएगा? जी बिल्कुल, ये तो मुमकिन है कि आज शाम में जो नाम है वो बाहर आ जाए और बता दिया जाए नाम का कि कौन है, क्योंकि कल का दिन ही आखिरी जो दिन है वो रह गया है। बातचीत जितनी भी अभी तक हुई है वो उस हवाले से जो नाम डिस्कस किए गए हैं उन नामों में फेवरेट नाम भी हम चला चुके हैं। तो उस हवाले से ही बात है कि 2-3 नाम जो हैं वो खासे फेवरेट हैं, उनमें से ही एक बंदे का नाम फाइनल किया है वज़ीर आज़म ने भी और राजा रियाज ने भी। वो दोनों एक बात के ऊपर मुत्तफिक हो गए हैं, इससे बात आगे नहीं जाएगी, बस उनका नाम अनाउंस कर दिया जाएगा और उसके बाद फिर उनका जो हालत है वो हो जाएगा। अगर नाम फाइनल हो चुका है तो जो मुशावरत हो रही है, अभी हमें पता चला है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ साहब से भी रब्ता किया है, उसके बाद आज वो एक इशाया देने जा रहे हैं। इत्तेहादियों को बार बार ये कहा जा रहा है कि इत्तेहादियों को एतमाद मिले, इत्तेहादियों को एतमाद मिले, तो इसकी फिर वजह? देखिए, जो अपोजिशन लीडर है वो तो अपनी उन्होंने दे दिया, जो भी उनका ज़हन है वो डिस्क्लोज किया पीएम के साथ। पीएम ने अपनी जो सोच थी वो राजा रियाज को बताई, लेकिन जाहिर है कि जो इत्तेहादी जमातें हैं उनको भी बताना है कि अगर वो उनका बंदा नहीं है इत्तेहादी जमातों का, और ये दोनों की अपनी कंसल्टेशन है, तो फिर इत्तेहादी जमातों को तो वज़ीर आज़म ने इत्तेमाद में लेना है हर हाल में, और वज़ीर आज़म उनको लाजमी बताएंगे कि हमने ये बंदा फाइनल किया है। और उसके ऊपर अगर फौरी तौर पे कोई किसी का भी इतराज़ नहीं आता और सब ये कहते हैं कि ठीक है आपने जो फाइनल किया है, जिस तरह पहले एक खबर आई थी जिसमें ये बताया गया था तमाम इत्तेहादियों की जानिब से
कि हमने ठीक है, गुलाम मुर्तज़ा हमारे इख्तियार साथ दे ही दिया मौजूद है रहेगा। सिंध असम्बली सेटअप के हवाले से हम बात कर रहे थे उनसे, और ये अब हम गुफ्तगू कर रहे थे। गुलाम मुर्तज़ा साहब, हम बात कर रहे थे कि आज की शामी ये तकरीबन वो नाम सामने आ जाएगा जिसको हम आइंदा आने वाले दिनों में निगरान वज़ीर आज़म के तौर पर लेंगे। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि अपोजिशन लीडर की जानिब से जो नाम सामने आए हैं, इस्तेहकाम पार्टी ने कहा है कि जो नाम अपोजिशन लीडर की जानिब से आए हैं हम उसके साथ हैं। गुलाम मुर्तज़ा से हम राब्ता बहाल करने की कोशिश करते हैं। एक अहम खबर ये थी कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के जो चेयरमैन थे जहांगीर तरीन, उन्होंने कहा है कि जो अपोजिशन लीडर की जानिब से नाम आए हैं हम उनकी जानिब हैं, उनका साथ देते हैं और उन्हीं में से कोई एक निगरान वज़ीर आज़म होना चाहिए। खैर 3 नाम उनकी जानिब से आए हैं, 3 वज़ीर आज़म की जानिब से आए हैं और आज वज़ीर आज़म ने एक इशाया भी देना है और इंस्ट्रक्शंस भी उन्हें यही हैं कि इत्तेहादियों को एतमाद में लिया जाए, इत्तेहादियों को एतमाद में लेके ही कोई एक नाम अनाउंस किया जाए। और अब आज इस तरह से उबैद होना है कि अपोजिशन लीडर से उनकी एक और मुशावरत भी होनी है, एक और मुलाकात भी होनी है वज़ीर आज़म की। कल भी एक मुलाकात हुई थी। देखना यह है कि अब आज ही नाम फाइनल होता है या कल होता है। कल तो फिर फाइनल डे है ना, कल तो हो ही जाएगा। तौर पर कल आखिरी दिन है और आज शाम गए तक इन मामलात को संभाल लिया जाएगा। आज नाम का ऐलान नहीं होगा अंदाजे के मुताबिक। अच्छा। ये कह लिया जाए, ये मेरा अंदाज़ा है ज़ाती। अच्छा। कि आज के दिन इसको तय कर लिया जाएगा, इत्तेहादियों को भी बता दिया जाएगा कि ये नाम है, फिर नवाज शरीफ को भी कम्युनिकेट कर दिया जाएगा, उनसे ऑलरेडी अप्रूवल लेने के बाद इत्तेहादियों को एतमाद में जरदारी साहब, मौलाना साहब सब लूप में आ जाएंगे, एक ही सफ़ में खड़े हो जाएंगे, महमूद अयाज, और फिर ये नाम कहीं कल दोपहर को जाके अनाउंस कर दिया जाएगा, कल कहीं शाम गए। अच्छा, टाइमिंग की कोई खास वजह उबैद आपको लग रही है? मुझे ऐसा लग रहा है कि आज इत्तेहादियों का भी है, फिर शायद आज वज़ीर आज़म के अपोजिशन लीडर से मुलाकात भी ना हो सके क्योंकि इत्तेहादियों का इशाया होगा, उसमें खाना होगा, गपशप होगी, तकारीर होंगी। मेरा अंदाज़ा ये कहता है कि शायद इस तरह हो, लेकिन बहरहाल यू नेवर नो, चीज़ें चेंज भी हो जाती हैं। अब हम बात कर लेते हैं साबिक़ वज़ीर आज़म की, जो कि अटक में हैं, आना अडियाला चाहते हैं, लेकिन उन्होंने जो सियासत की है उसमें पता ये चल रहा है कि उनका किरदार तो कुछ नहीं था, बल्कि एक घरेलू खातून ने उन्हें बताया आपने ऐसे चलना है, ऐसे बैठना है, ऐसे बोलना है। बताएं जवेरिया क्या क्या कहती रही हैं वो खातून? बिल्कुल ऐसे अदलिया, फौज और हुकूमत पर कौन कैसे दबाव डालेगा ये सब कुछ उन्होंने बताया। ये अहकामात कहाँ से सादिर होते रहे, ये डायरी में सब कुछ दर्ज निकला है। ये मामला है क्या, ज़रा देखिए आप। चेयरमैन पीटीआई की हुकूमत किसकी जहन साजी से चलती रही, पर्दे के पीछे कौन था, डोरियां कहां से हिलती थी। बुशरा बीबी की मुबैयना डायरी से पर्दा हुआ है फाश। अदलिया, फौज और हुकूमत पर कौन कैसे दबाव डालेगा, जी हां, ये सब दर्ज है चेयरमैन पीटीआई की अहलिया की मुबैयना डायरी में। डायरी से ये बात भी सामने आई कि बुशरा के अहकामात थे कि चेयरमैन पीटीआई किन अल्फाज में क्या दुआ मांगेंगे। फिजा बनाकर अदलिया पर इतना दबाव डाला जाए कि मनफी फैसला ना आए। तहरीर से साबित हुआ बुशरा बीबी चेयरमैन पीटीआई को सियासी डिक्टेशन देती रही। डायरी से लगता है कि चेयरमैन पीटीआई तमाम फैसले और इक़दामात बुशरा बीबी के हुक्म पर करते रहे। तो बहरहाल जनाब, ये है वो डायरी जिसके ज़रिए सब पता चल रहा है कि कब कैसे क्या करना है। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद गुलाम मुर्तज़ा साहब ने हमें ज्वाइन किया बिल आखिर वीडियो लिंक पे। गुलाम मुर्तज़ा साहब, आपकी तरफ आते हुए मुझे ये बताइएगा कि ये मामलात यकीनी तौर पर हैं तो बड़े हैरान कुन, साथ ही साथ मुझे दिलचस्प का लफ्ज़ भी इस्तेमाल करने दें। आपने भी डायरियाँ लिखी हैं कभी? देखिए, डायरी जो है ये तो तकरीबन हमारे पाकिस्तान के 99% जो मर्द हैं वो इसी तरह की डायरियाँ होती हैं उनकी, कि उनकी बेगमात ही बता रही होती है कि क्या करना है और कैसे चलना है। इतनी सियासी डायरी यहाँ तो बेगमात तो वो घर में भी देखें, सियासी वाले सियासी लिखते हैं, गैर सियासी वाले गैर सियासी लिखते हैं। अब जाहिर है जो बंदा खुद सियासी है वो अपनी सियासी डायरियाँ उसकी बेगम ही लिखेगी, उसके लिए बताएगी क्या करना है क्या नहीं करना। ऐसे ही आपको पता है 99% पाकिस्तानी जो है वो बहुत इज्जत करते हैं अपनी ख़वातीन की, अपने घर में जो भी है हुक्मदारी तो उन्हीं की चलती है। तो यहाँ खान साहब के मामले में इस डायरी का एक पेज सामने आया है, ये पूरी डायरी सामने आ गई है, इसकी तफसील क्या है, मामलात क्या है, ज़रा मुझे बताइएगा।
یہ ابھی تو ابتدا ہے، 1-2 پیجز جو ہیں وہ شیئر کیے گئے ہیں. ہماری اطلاعات یہ ہیں کہ بہت کافی سارے پیجز ہیں جو کہ جس میں بہت ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں اور وہ وقتاً فوقتاً چیزیں آتی رہیں گی. اس میں 4-5 پیجز ایسے بھی ہیں جس میں کوئی خاص چیزیں لکھی گئی تھیں اور شاید وہ بہت اہمیت کی حامل ہیں. وہ بھی کسی وقت سامنے آئیں گی. یہ بتائیے گا کہ یہ ڈائری اوریجنیٹ کہاں سے ہو رہی ہے؟ یہ اٹک پہنچنے پہ ملی ہے یا یہ پہلے سے تھی؟ یہ کس طرح سے اس کا کوئی سرا مل سکا ہے؟ اگر آپ کو یاد ہو تو چیئرمین پی ٹی آئی ایک دفعہ یہ بات کہہ چکے ہیں جب ان کی گرفتاری کے لیے لوگ جو ہیں ان کے گھر میں گئے تھے، لیکن بعد ازاں ان کے کارکنوں نے ان کو وہاں بھگا دیا واپس. پولیس کے ساتھ مدبھیڑ ہوئی تھی. تو اس وقت وہ چیئرمین پی ٹی آئی نے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ میری ایک ڈائری بھی غائب ہے. تو وہ میرے خیال میں یہ والی ڈائری ہی ہوگی جو یہ غائب ہوئی ہے. تو اب اس کی کافی سارے مندرجات جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں، لیکن جو بشرا مانیکا ہیں ان کے کی طرف سے کچھ چیزیں اس طرح کی آ رہی ہیں کہ شاید میں نے کبھی ڈائری لکھی نہیں ہے یا میں نے کبھی اس ڈائری کو جو ہے وہ استعمال ہی نہیں کیا، یہ میری ڈائری نہیں ہے. ان کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے، لیکن ظاہر ہے وہ کسی بھی ٹی وی چینل کے اوپر آگے ہمارے ٹی وی چینل کے اوپر بھی آ کے وہ پروموٹ دے سکتی ہیں. ڈائری آ گئی ہے تو اسے کون مانے گا؟ لیکن بہرحال یہ ڈائری لکھنے والا پیٹرن ویسے کچھ پرانا سا نہیں ہے غلام مرتضیٰ صاحب؟ بالکل ایسا ہی ہے. یہ ڈائریاں اسی وقت لکھی جاتی تھیں جس زمانے کے خان صاحب ہیں یا ان کی جو محترمہ ہیں وہ ہیں، انہی زمانے میں ڈائریاں. آج کل تو آپ کو پتہ ہے موبائل میسیجز ہیں، ایس ایم ایس ہے اور مختلف سوشل میڈیا. ہم تو میمو گیٹ بھگت چکے ہیں، یہ تو ڈائری گیٹ ہو گیا ہے. جی ڈائری گیٹ ہو گیا، بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں کہ ڈائری گیٹ ہو گیا ہے. اور ڈائری میں تکلیف کافی اس بات سے ان کو پہنچے گی کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ریویل ہو رہی ہیں، کچھ اور بڑے حقائق آنے والے ہیں سامنے. یقینی طور پر سیاسی طور پر بھی اس کا ڈیمیج ہوگا اور کچھ اس میں ذاتی نوعیت کے بھی معاملات ہوں گے جو کہ ڈیفینیٹلی ہوگا ڈسٹربنگ، لیکن کیونکہ وہ سامنے آئیں گے ہم اس معاملے پر نظر رکھیں گے. غلام مرتضیٰ صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود رہے اور اس سیاسی ڈائری کو آپ نے ڈسکس کیا. یہ ڈائری ہے، گو کہ اس ڈائری کو دیکھ کر جو ہے وہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ پرانے. ہم آپ کو بتائیں گے سپر 20 میں. وفاقی سیکرٹریز کے ساتھ الوداعی ملاقات میں گورننس کی حالت، اصلاحات کی ضرورت، سول سروسز کو عوامی خدمات کی فراہمی کے لیے مؤثر مشین میں تبدیل کرنے پر واضح گفتگو ہوئی. وزیر اعظم شہباز شریف کا ٹویٹ. کس کو کیسے چلانا ہے، بشرا بی بی کی مبینہ ڈائری میں ہو شبہ انکشافات. چیئرمین پی ٹی آئی تمام فیصلے اور اقدامات بشرا بی بی کے حکم پر کرتے رہے. چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست ضمانت عدم پیروی پر خارج. لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت کے جج اعجاز احمد نے محفوظ فیصلہ سنایا. چیئرمین پی ٹی آئی کی اٹک سے اڈیالہ جیل منتقلی کا کیس. چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ ملاقات اور سہولیات سے متعلق آرڈر جاری کروں گا. ٹانک میں سابق آئی جی خیبر پختونخوا صلاح الدین محسود کا بھائی قتل. ملک حبیب محسود کو آج صبح نامعلوم ملک کر دیا. کراچی ناگن چورنگی میں دفتر میں نوجوان کے قتل کا کیس. جوڈیشل مجسٹریٹ بستی نے ملزمان علی اماد کو 5 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا. پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروبار کا اختتام. مارکیٹ 616 پوائنٹس کے اضافے سے 48,424 پوائنٹس پر بند ہوئی. انٹر بینک میں ڈالر 1 روپیہ 40 پیسے مہنگا 289 روپے کا ہو گیا. اوپن مارکیٹ میں ڈالر 1 روپیہ 75 پیسے بڑھ کر 295 روپے 50 پیسے کا فروخت. بغیر ہیلمٹ موٹر سائیکل سواروں کو پیٹرول نہ دینے کا ڈپٹی کمشنر کا نوٹیفیکیشن معطل. لاہور ہائی کورٹ نے حکومت اور دیگر کو نوٹس جاری کر دیے. جامعہ کراچی میں 2 روز قبل طلبہ تنظیموں میں جھگڑا طول پکڑ گیا. ایک طلبہ تنظیم کے کارکنوں کا اسکور جوبلی گیٹ پر احتجاج دھرنا دے دیا. ملک بھر میں یوم آزادی کی تیاریاں جوش و خروش سے جاری. گلی محلوں میں سبز لالی پرچموں پر اسٹال سج گئے. جشن آزادی منانے کے لیے پنجاب میں انتظامات مکمل. 13 اگست کی رات 12 بجے آتش بازی ہوگی. کراچی میں 200 فٹ چوڑا 130 فٹ اونچا قومی پرچم تیار. یوٹیلیٹی سٹورز پر جشن آزادی پیکیج آج سے شروع ہوگا. چینی 100 روپے فی کلو. 10 کلو آٹے کا تھیلا 668 روپے میں دستیاب ہوگا. پنجاب میں 13 سے 16 اگست تک مانسون بارشوں کی پیشگوئی. لاہور، راولپنڈی، گجرانوالہ ڈویژنز میں تیز ہواؤں کے ساتھ بادل برسیں گے.
दरियाए रावी में शादरा और खानकी के मकाम पर पानी की सतह में इजाफा। दरियाए सिंध में तोसा के मकाम पर निचले दर्जे का। एशिया कप के टिकटों की फरोख्त कल से शुरू होगी। पहले मरहले में मुल्तान, लाहौर में होने वाले मैचेस के VIP प्रीमियम इंक्लोजर्स के टिकट्स की फरोख्त होगी। और रूस का खलाए मिशन लोना 25 से 39 साल बाद चांद पर रवाना। 5 रोज में चांद पर पहुंचेगा। चांद के कुतुब जनूबी पर उतरकर नमूने जमा करेगा। लोग मर जाएं, गरीब मर जाएं, कोई परवाह नहीं है मुझे, पर मुल्क की इकोनॉमी चलनी चाहिए, उनका यह ख्याल था। और मेरी यही उनसे लड़ाई हो रही थी जब हमने शटडाउन्स किए थे, दुकानें बंद की थी, ट्रांसपोर्ट बंद की थी। पहले नहीं मान रहे थे बात, लेकिन कुछ दोस्तों ने मदद की, उनको भी अकल आई। और हमारे अल्लाह ताला के शुक्र है कि पाकिस्तान ने कोविड में बेहतर परफॉर्म किया बाकी जो तरक्की याफ्ता ममालिक थे उनसे भी। और उसमें भी सिंध ने रिकॉर्ड टाइम में बैठी है हमारी हेल्थ मिनिस्टर, इन्फेक्शियस डिजीज हॉस्पिटल, स्टेट ऑफ द आर्ट। होता ये था, कोई कोविड से बीमार होता तो वो कहता था मुझे आखान नहीं जाना, मुझे साउथ सिटी नहीं जाना, मुझे सिंध इन्फेक्शियस डिजीज हॉस्पिटल में आप जगह दिला दें। मतलब उसके जो होते थे लोग, ये क्वालिटी थी। और जैसे बता रहे हैं 1-1.5 महीने में वो तैयार की थी, कहीं ऐसा नहीं मिलता। हमने अपनी जो थी इमरजेंसी फैसिलिटीज, ये वेंटिलेटर्स प्रोक्योर करना, अस्पतालों को चेंज करके उनके लिए कोविड के लिए उनको तैयार करना, HDU बेड्स तैयार करना। तो वज़ीर आला अली शाह अलविदा खिताब करें। उन्होंने कहा कि यहाँ से मैं जाने के बाद गवर्नर के पास जाऊँगा और हम असम्बली तहलील कर देंगे। तो एक और असम्बली जो है वो तहलील होने जा रही है, सूबाई असम्बली है सिंध की। और अलविदाई खिताब हो रहा है और अभी हमें भी अलविदा कहना है। कल मुलाकात होगी। आप कह सकती हैं, मैं तो अभी एक ब्रेक के बाद आपसे फिर मिलूँगा। अल्लाह ने के बाद।